71 किडनैप्ड हस्बैंड। हॉस्पिटल से निकलने के बाद आराध्या ने वैशाली को कॉल किया और उससे कहा कि वह 10 मिनट में उसके घर आ रही है और उसे उसके साथ चलना है। वैशाली ने उससे क्यों पूछने की कोशिश की, लेकिन आराध्या ने उससे कहा कि वह उससे मिलने के बाद उसे सब कुछ बताएगी। आहूजा मेंशन के बाहर जैसे ही वैशाली कार के अंदर बैठ गई, उसने आराध्या से कहा, अब मुझे बताओ कि क्या हुआ है। आराध्या ने अपने होठों को गोल किया और कहा, असल में मैं आज रुद्र के लिए एक सरप्राइज प्लान करना चाहती हूँ और मुझे इसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। वैशाली मुस्कुराए और पूछा, क्या ये सिर्फ एक सिंपल सरप्राइज है या? आराध्या ने सिर हिलाया और कहा, मैं आज उसके हमारे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। वैशाली एक्साइटमेंट में लगभग उछल पड़ी और बोली, ओह माय गॉड आराध्या, फाइनली तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ। और तुम रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो, मतलब तुम ये कहो ना कि तुम अपने हस्बैंड के साथ रोमांस करना चाहते हो। आराध्या हंसी और कहा, हाँ तुम ऐसा भी कह सकती हो। फिर वैशाली का हाथ पकड़ते हुए आराध्या ने कहा, तो मुझे इस चीज के लिए तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम टेंशन मत करो, तुम एक चीज के लिए एकदम सही इंसान के पास आए हो। वैशाली ने मुस्कुराते हुए कहा। ड्राइवर की ओर मुड़ते हुए वैशाली ने कहा, शॉपिंग मॉल प्लीज। ड्राइवर ने सिर हिलाया और इंजन चालू कर दिया। शॉपिंग मॉल। वैशाली, हम यहाँ क्यों आए हैं? आराध्या ने पूछा। वैशाली मुस्कुराए और कहा, हम तुम्हारे लिए कुछ सेक्सी ड्रेस खरीदने जा रहे हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? आराध्या ने पूछा। आराध्या, आज तुम पहल कर रही हैं, तो तुम्हें अपने हस्बैंड को सिड्यूस करना होगा और उसके लिए उन्हें पहले कुछ सेक्सी और रिवीलिंग ड्रेस खरीदनी होगी, यक्सी ने कहा। आराध्या ने सिर हिलाया और कहा, क्या ये जरूरी है? जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है, वैशाली ने कहा। एक स्टोर की ओर इशारा करते हुए वैशाली ने कहा, हमें यहाँ पर हर चीज मिल जाएगी। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और वैशाली के पीछे चली गई। स्टोर के अंदर जैसे ही आराध्या और वैशाली स्टोर के अंदर आए, एक फीमेल अटेंडेंट ने उनको ग्रीट किया और कहा, मैं गुड मॉर्निंग मिस वैशाली। फिर आराध्या की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, गुड मॉर्निंग मिसेस सिंघानिया। आराध्या उसे देखकर मुस्कुराए। अना, हमें कुछ सेक्सी ड्रेस दिखाओ, वैशाली ने उस फीमेल अटेंडेंट से कहा। ओके मैम, प्लीज फॉलो मी, अना ने कहा। जैसे ही वह दोनों उसके पीछे गए, अना उन्हें अलग अलग तरह की सेक्सी ड्रेस और लॉन्जरी दिखाने लगी। ये सब देखकर आराध्या को घबराहट होने लगी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी। आराध्या, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा हा। आराध्या का घबराया हुआ चेहरा देखकर वैशाली हंस पड़ी। सीरियल आराध्या, तुमने तो कुछ किया भी नहीं, लेकिन तुम पहले से इतनी नर्वस हो? वैशाली ने पूछा। मुझे नहीं पता क्या करना है, आराध्या ने कहा। टेंशन मत करो, मुझे पता है मिस्टर सिंघानिया सब कुछ संभाल लेंगे। तुम्हें बस इन सब ड्रेस में एक ड्रेस पहनकर उनके सामने जाना है, बाकी काम वही करेंगे, वैशाली ने फिर से हंसते हुए कहा। अना, हमें कुछ और दिखाओ, वैशाली ने कहा। आई थिंक मेरे पास कुछ ऐसा है जो मिसेज सिंघानिया को बहुत पसंद आएगा। जस्ट गिव मी 5 मिनट में अभी आती हूँ, अना ने कहा। उसकी बात सुनकर आराध्या और वैशाली ने सिर हिलाया। कुछ मिनट बाद ये रेड अंडरगारमेंट्स की एक पेयर के साथ आता है, अना ने एक बॉक्स वैशाली को देते हुए कहा। ये सही रहेगा, ये सिंपल भी है और सेक्सी भी, इसके अलावा इससे टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, वैशाली ने कहा। आराध्या ने उसके सर पर एक चपत लगाए और कहा, तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ड होने की एक्टिंग कर रहे हो। तुम बस अपनी बारी आने का इंतजार करो, ये जल्द नहीं आ रहा है। मिस्टर मल्होत्रा को बहुत इंतजार करना होगा, वैशाली ने हंसते हुए कहा। बॉक्स को वापस आना को देते हुए वैशाली ने कहा, हम इसे ले लेंगे। ठीक है मैम, आप अपना साइज बताएं, अना ने कहा। ड्रेस खरीदने के बाद वैशाली आराध्या को लेकर एक पार्लर में गई ने। हमें अभी तुम्हारी वैक्सिंग और एक हेयर स्पा और बॉडी स्पा भी करानी पड़ेगी, वैशाली ने कहा। क्या ये जरूरी है? आराध्या ने पूछा। डीआर, आज मिस्टर सिंघानिया के साथ तुम्हारी फर्स्ट नाइट रात है, क्या तुम उन्हें स्पेशल फील नहीं करना चाहते, वैशाली ने पूछा। आराध्या ने सिर हिलाया। पार्लर से बाहर आने के बाद वैशाली ने कहा, मैंने सारी अरेंजमेंट कर ली है। मेरा एक फ्रेंड है जो एक रिजॉर्ट का ओनर है, वह रिजॉर्ट कपल्स के लिए काफी फेमस है। यह एक बहुत बड़ा सेक्शन है और ये लवर्स पॉइंट के नाम से फेमस है, और यहाँ पर प्राइवेट रूम भी अवेलेबल है। और मैंने तुम्हारे लिए एक बेस्ट रूम बुक किया है और उसे डेकोरेट करने को भी कह दिया है।
तुम टेंशन मत लो, सब कुछ सेट है, मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगी, तुम और मिस्टर सिंघानिया जाकर एंजॉय करना। आराध्या ने वैशाली को गले लगाया और कहा, थैंक यू वैशाली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। वैशाली ने भी हंसते हुए कहा, मैं आखिरी बार अपने वजन बेस्ट फ्रेंड के साथ लंच करना चाहती हूँ। आराध्या हंसी और कहा, ठीक है चलो तो फिर मैं आज तुम्हें ट्रीट देती हूँ। इसके बाद दोनों ने साथ लंच किया और फिर आराध्या घर चली गई। घर आकर आराध्या रेडी हुई और अपने बैग में उन सारी चीजों को पैक कर लिया जो उन्होंने खरीदा था, और फिर वह नीचे की ओर दौड़ी। जब साक्षी जी ने उसे भागते हुए देखा तो उन्होंने पूछा, आराध्या तुम कहाँ भाग रही हो? आराध्या मुस्कुराए और बोली, आज मैं अपने हस्बैंड को डेट पर लेकर जा रही हूँ। साक्षी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है तो फिर एंजॉय करना। सिंघानिया इंडस्ट्रीज, मैडम हम आ गए हैं, ड्राइवर ने कहा। आराध्या मुस्कुराए और कहा, थैंक यू और अब आप वापस सकते हैं। कार से बाहर निकलते हुए आराध्या ने खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें ली और फिर ऑफिस के अंदर चली गई। सिंघानिया कॉरपोरेशन के अंदर जब आराध्या बिल्डिंग के अंदर आई तो उसने देखा कि हमेशा शोरगुल वाली बिल्डिंग आज शांत और खाली थी। एंट्रेंस गेट के पास खड़े एक गार्ड ने आराध्या ग्रीट किया और कहा, गुड इवनिंग मैडम। आराध्या मुस्कुराए और कहा, गुड इवनिंग। ऑफिस खाली क्यों है? सारे एम्प्लॉइज कहाँ गए? वो सब मीटिंग रूम में है, गार्ड ने कहा। ओह तो क्या यह मीटिंग इम्पोर्टेंट है? आराध्या ने पूछा। गार्ड ने सिर हिलाया और कहा, यह मीटिंग नॉर्मली पर तब होती है जब बॉस का मूड बहुत खराब हो। यह मीटिंग खत्म कब तक होता है? आराध्या ने पूछा। पहले ही 2 घंटे हो चुके हैं। मीटिंग नॉर्मली कब खत्म होता है? जब बॉस अपना सारा गुस्सा सारे एम्प्लॉइज पर निकाल देता है, गार्ड ने कहा। कौन से फ्लोर पर मीटिंग रूम है? आराध्या ने पूछा। 10th फ्लोर, गार्ड ने कहा। तो आराध्या बिना कुछ कहे लिफ्ट की ओर बढ़ गई। 10th फ्लोर। जैसे ही आराध्या लिफ्ट से बाहर निकली उसने किसी को माइक्रोफोन पर चिल्लाते हुए सुना। अपना सेल फोन निकालते हुए आराध्या ने रजत को कॉल किया और कहा, मिस्टर असिस्टेंट प्लीज आप मीटिंग रूम से बाहर आएं। मैं बाहर आपका वेट कर रही हूँ। रजत जो अब तक डर से पसीना बहा रहा था और कांप रहा था, लेकिन जब सुना कि उसकी लेडी बॉस बाहर है तो उसने राहत की सांस ली। आज सुबह से ही रुद्राक्ष का मूड बहुत ज्यादा खराब था। इसे और खराब करने के लिए इंस्टीट्यूट होम डिपार्टमेंट में एक रॉन्ग प्रपोजल सबमिट किया। रुद्राक्ष तब से गुस्से में आग बबूला हो रहा था, यहाँ तक कि रजत भी उसके गुस्से से नहीं बच सका। इमीडिएटली रुद्राक्ष ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाए और उसके बाद एम्प्लॉयज को बहुत बुरी तरह से लौटने लगा और उसके रोकने का कोई साइन नहीं दिख रहा था। रजत जानता था कि एक इंसान है सिर्फ रुद्राक्ष के गुस्से को शांत कर सकता है और वह इंसान थी आराध्या। रजत ने अपने सेवियर मतलब अपनी लेडी बॉस को लेने के लिए जल्दी से बाहर भाग गया। मीटिंग रूम के बाहर, मिस्टर असिस्टेंट मैं यहाँ हूँ। आराध्या ने रजत की ओर देखकर अपना हाथ हिलाते हुए कहा। रजत दौड़ते हुए उसकी ओर आया और कहा, मैडम थैंक गॉड आप यहाँ हैं। मैडम प्लीज हमें सेव कीजिए, सिर्फ आप ही हमें बचा सकते हैं। रजत को इस तरह रिक्वेस्ट करते हुए देखकर आराध्या इमेजिन कर सकती थी कि अभी रुद्राक्ष कितने गुस्से में था। वह कहाँ है? आराध्या ने पूछा। अंदर, रजत ने कहा। आराध्या ने बिना कुछ कहे मीटिंग रूम के दरवाजे को पुश किया और अंदर चली गई। मीटिंग रूम के अंदर आराध्या स्टेज की तरफ जाने लगी जहां पर रुद्राक्ष अपने आसपास के लोगों को इग्नोर करते हुए अपने हाथों में माइक्रोफोन पकड़े खड़ा था। जिस तरह से कंपनी रन कर रही है मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। रुद्राक्ष ने बात करना बंद कर दिया जब उसने देखा कि एक फेमिलियर शख्स उसकी ओर आ रहा है। आराध्या मुस्कुराई जब उसने देखा कि उसका हस्बैंड उसे घूर रहा है। हमेशा की तरह अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को देखकर रुद्राक्ष का सारा गुस्सा शांत हो गया। ये कौन है? एक एम्प्लॉय ने अपने को-वर्कर से पूछा। आप उसे नहीं जानते, वह हमारी लेडी बॉस है, को-वर्कर ने कहा। हो सकता है वह आज हमें बचा ले, एम्प्लॉय ने कहा। टेबल पर माइक्रोफोन रखकर रुद्राक्ष अपनी वाइफ की तरफ चला गया। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? रुद्रा ने पूछा। अपनी बाहों को रुद्राक्ष बाहों में लपेटते हुए आराध्या ने कहा, मैं यहाँ अपने हस्बैंड को किडनैप करने के लिए हूँ। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, ओह तो तुम मुझे किडनैप करना चाहते हो? रुद्राक्ष को स्टेज की ओर खींचते हुए आराध्या ने माइक्रोफोन उठाया और कहा, हेलो, मैं यहाँ एक दिन के लिए आपके बॉस को किडनैप करने के लिए आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बुरा नहीं मानेंगे, और प्लीज मेरे हैंडसम हस्बैंड को एंग्री मत करना, इतना गुस्सा करने से वह जल्दी ही बूढ़ा हो जाएगा। आराध्या की बात सुनकर सब खिलखिलाकर हंस पड़े।
उसके हाथ से माइक्रोफोन लेते हुए रुद्राक्ष ने कहा, रजत बाकियों को हैंडल कर लेगा। अब आप सब वापस जा सकते हैं। रुद्राक्ष का हाथ पकड़कर आराध्या ने उसे मीटिंग रूम के बाहर खींच लिया और कहा, चलो जल्दी चलते हैं। उसे इतना जल्दी में देखकर रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, जल्दी क्या है? मैं मेरे हस्बैंड को मतलब आपको डेट पर ले जा रही हूं। आराध्या ने मुस्कुरा के कहा। डेट शब्द सुनते ही रुद्राक्ष की आंखें चमक उठी। तो मिस्टर हस्बैंड, आप मेरे साथ अपनी पहली डेट के लिए लेट नहीं होना चाहते हैं, है ना? आराध्या ने पूछा। क्रमशः 72 इंटीमेट मोमेंट्स। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया। आराध्या हंसी और उसे कार के अंदर धकेल दिया। ड्राइवर को एड्रेस देते हुए आराध्या ने पूछा, ये जगह कितनी दूर है? मैडम, 1 घंटे के अंदर हम पहुंच जाएंगे। ड्राइवर ने कहा। तो तुम घर जाओ, रुद्र गाड़ी चलाएगा, आराध्या ने कहा। जब ड्राइवर ने अपने बॉस को सहमति में सिर हिलाते देखा तो उसने अपना सिर नीचे किया और कार से बाहर निकल गया। जैसे ही ड्राइवर वहां से चला गया, आराध्या ने रुद्राक्ष की टाई को ठीक किया और अपने सिड्यूक्टिव टोन में कहा, मिस्टर हस्बैंड, क्या आप अपनी वाइफ के साथ अपनी पहली डेट के लिए रेडी हैं? रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मिसेज सिंघानिया के लिए आप क्या कर रही हैं? जब हम वहां पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आराध्या ने कहा। कार से बाहर निकलते हुए रुद्राक्ष ड्राइवर सीट की ओर जाकर वहां पर बैठ गया और आराध्या उसके पास वाली सीट पर बैठ गई। जब रुद्राक्ष ने वहां का एड्रेस देखा तो उसने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। जब उसने आराध्या को नोटिस किया तो उसे लगा कि आज उसके बारे में कुछ अलग था। रुद्राक्ष को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रही है, लेकिन उसे इस बात की स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी कि आराध्या कुछ करने वाली है। मुझे घूरना बंद करो और गाड़ी चलाओ, आराध्या ने कहा। रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, ओके मैडम। करीब 1 घंटे तक गाड़ी ड्राइव करने के बाद वह लोग एड्रेस पर पहुंच गए। आराध्या पहले कार से नीचे उतरी, उसके बाद रुद्राक्ष। मिस्टर एंड मिसेज सिंघानिया, वेलकम टू आवर रिजॉर्ट। एक मेल अटेंडेंट ने उनको ग्रीट किया। आराध्या मुस्कुराए और सिर हिलाया। प्लीज फॉलो मी, मेल अटेंडेंट ने कहा। आराध्या ने रुद्राक्ष का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे उम्मीद है कि आपको तुम्हें ये जगह बहुत पसंद आने वाली है। कुछ देर चलने के बाद वह सब एक कॉटेज जैसी जगह के बाहर पहुंचे। ये वह प्राइवेट रूम है जिसे आपके नाम से बुक किया गया है। इंजॉय योर नाइट, मेल अटेंडेंट ने जाने से पहले कहा। जब आराध्या ने रुद्राक्ष की ओर देखा और देखा कि वह उसे घूर रहा था, ये देखकर आराध्या मुस्कुराए और उसने अपनी बाहों को उसके गले में डालते हुए कहा, मिस्टर हस्बैंड, तो क्या आप डेट के लिए रेडी हैं? रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हम यहाँ पूरी रात स्टे करने वाले हैं? लेकिन आराध्या ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और रूम का दरवाजा खोला। धूम के अंदर पूरे रूम को रेड रोज और बैलून से सजाया गया था। बीच में एक बड़ा सा बेड था जिस पर रोज पेटल से एक हार्ट बनाया हुआ था और रूम की लाइट भी बहुत डीम थी। जब आराध्या ने देखा रुद्राक्ष रूम को स्कैन कर रहा है तो उसने उसे पीछे से गले लगाया और पूछा, क्या आपको ये पसंद आराध्या? उसे अपनी चेस्ट की ओर खींचते हुए रुद्राक्ष ने कहा, आई लव इट। जस्ट वेट, उसके बाद आपको यह और भी ज्यादा पसंद आएगा, आराध्या ने उठने से पहले कहा और वॉशरूम की तरफ भागी। वॉशरूम के अंदर आराध्या ने अपने बैग से वो ड्रेस निकाला और उसे स्लैब पर रख दिया। खुद को आईने में देखते हुए आराध्या ने कहा, ओके आराध्या, यू कैन डू इट। जल्दी से अपने कपड़े उतारकर आराध्या ने वह ड्रेस पहन लिया। खुद को आईने में देखते हुए आराध्या ने खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं। दरवाजे की ओर चलते हुए वह बुदबुदाती हुई बोली, आराध्या, व्हाई आर यू फीलिंग नर्वस? ही इज योर हस्बैंड एंड यू लव हिम। आराध्या ने आखिरी बार आह भरी और दरवाजा खोला। रुद्राक्ष सोफे पर बैठा था जब उसने बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। दरवाजे की मुड़ते हुए जब रुद्राक्ष ने आराध्या को देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह जो देख रहा था उस पर उसे भरोसा नहीं हो रहा था। उसने पहली बार अपनी वाइफ को कुछ इस तरह की ड्रेस में देखा था। वह उसकी दूधिया सफेद पतली कमर और उसके लंबे पतले पैर को देख सकता था। जब आराध्या ने उसे अपनी ओर घूरते देखा तो वह उसकी ओर बढ़ने लगी। रुद्राक्ष को सिड्यूस करने के लिए वैशाली ने उसे कुछ ट्रिक्स सिखाए। उसने वह सब चाय करने का डिसाइड लिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका लुक ही रुद्राक्ष को अपनी तरफ खींचने के लिए काफी था। अपनी बाहों को अपनी गर्दन के चारों ओर लपेटते हुए आराध्या ने अपना सिर झुका लिया और उसके एयरलिप को किस करते हुए सिड्यूक्टिव वॉइस में कहा, मिस्टर हस्बैंड, आप क्या देख रहे हैं? रुद्राक्ष ने गल्प किया और कहा, आराध्या, तुम
से पहले कि रुद्राक्ष अपने शब्द पूरा कर पाता, आराध्या अपने होठों को उसके नेक के पास ले गई और सक करने लगी। रुद्राक्ष ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, आराध्या आई थिंक तुम्हें रुक जाना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, वरना शायद मैं खुद को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। आराध्या रुक गई और रुद्राक्ष के लिप्स की ओर बढ़ते हुए उसने कहा, तो फिर कौन आपको अपने आप को कंट्रोल करने के लिए कह रहा है? आप जो चाहे वह कर सकते हैं। इससे पहले कि रुद्राक्ष कुछ कह पाती, आराध्या ने अपने लिप्स को उसके लिप्स के ऊपर रख दिया और किस करने लगी। आराध्या एक एक्सपीरियंस किसर नहीं थी। रुद्राक्ष ने उसके पैरों को अपने चारों तरफ लपेट लिया और उसे और भी पैशनेटली किस करने लगा। आराध्या के मुंह से एक कराह निकल गई जब रुद्राक्ष ने उसके लोअर लिप्स को बाइट किया। उसकी नेक की ओर बढ़ते हुए जब रुद्राक्ष की गर्दन पर बाइट करना शुरू किया, आराध्या ने पीछे की ओर झुकते हुए कहा, सुकरात। धीरे धीरे बेड की ओर बढ़ते हुए रुद्राक्ष ने उससे उस सॉफ्ट बेड पर लिटाया और उसके नेक पर इंटेंसली किस करने लगा। आराध्या की आंखों में देखते हुए रुद्राक्ष ने कहा, आराध्या मुझे नहीं लगता कि हमें ये करना चाहिए। क्या आप मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहते? आराध्या ने पूछा। आराध्या का चेहरा सहलाते हुए रुद्राक्ष ने कहा, ऐसा नहीं है। मैं अभी तुम्हें पाना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी चोट, मैं अपने अननेसेसरी डिजायर को पूरी करने के लिए तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। आराध्या हंसी और कहा, मैं अब ठीक हूं। मेरे जख्म पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, इसलिए आपको अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष ने उसके माथे को चूमा और पूछा, आर यू श्योर अबाउट दिस? मैं आपके साथ एक होना चाहती हूं रुद्राक्ष, मुझे हमेशा के लिए अपना बना लीजिए, आराध्या ने कहा। आराध्या के कहे हुए शब्द सुनकर रुद्राक्ष के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। बिना कुछ सोचे उसने आराध्या के होठों पर किस करना शुरू कर दिया। रुद्राक्ष की शर्ट को पकड़कर आराध्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे वापस किस करना शुरू कर दिया। रुद्राक्ष ने फिर उसके गाल और फिर उसकी आंखों को किस किया और कहा, आई लव यू आराध्या। आराध्या हंसी और उसकी टाई हटाने लगा। फिर उसने उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। जब आराध्या उसके शर्ट के बटन खोलने में बिजी थी तो रुद्राक्ष ने उसे देखते हुए कहा, तुमने इसे कहां से खरीदा? एक स्टोर से, आराध्या ने कहा। रुद्राक्ष उसे देखकर मुस्कुराया और वापस उसे किस करने लगा। हर बढ़ते मिनट के साथ उनका किस और भी डीप और इंटेंस होता जा रहा था। धीरे धीरे रुद्राक्ष के लिप्स नीचे की तरफ जा रहे थे और वह आराध्या के पूरी बॉडी पर किस कर रहा था। कुछ देर बाद उन दोनों के कपड़े जमीन पर गिरे हुए थे और वह दोनों एक दूसरे के आगोश में खोए हुए थे। काफी देर तक एक दूसरे को प्यार करने के बाद आखिरकार वह दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। फिर रुद्राक्ष ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और कहा, अब तुम मेरी हो। अपना चेहरा रुद्राक्ष के चेस्ट पर रखते हुए आराध्या ने कुछ कहना चाहा, लेकिन वह बहुत थकी हुई थी, इसलिए उसने बस अपना सिर हिलाया। किसी और को तुम्हें टच करने की परमिशन नहीं है, रुद्राक्ष ने कहा। हम, आराध्या ने कहा। तुम सिर्फ मेरी हो, रुद्राक्ष ने कहा। हम, आराध्या ने कहा। आई लव यू, रुद्राक्ष ने कहा। हम, आराध्या ने कहा। आराध्या, मैं ही तुम्हारे कॉलेज का वह अजीब टोपी वाला लड़का हूं, रुद्राक्ष ने कहा। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें घुमाकर आराध्या की तरफ देखा जो अपनी आंखें बंद करे हुए थी। उसे देखकर रुद्राक्ष मुस्कुराया और उसके फोरहेड पर किस किया। आज दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के हो गए थे। क्रमशः 73 विशाल्स प्लान। कुछ सेकंड के बाद आराध्या ने अपनी आंखें खोली और अपना सिर उठाकर पूछा, आपने अभी क्या कहा? मैंने कहा कि मैं ही तुम्हारे कॉलेज का वह अजीब टोपी वाला लड़का हूं, रुद्राक्ष ने कहा। उसकी बात सुनकर आराध्या हंसी और पूछा, आप मजाक कर रहे हैं ना? फिर उसके सीने पर मारते हुए आराध्या ने कहा, आपके पास अभी भी जोक करने की और मुझे बेवकूफ बनाने की एनर्जी है, लेकिन मिस्टर हस्बैंड मैं बहुत थक गई हूं। लेकिन रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा। एक बार फिर अपना सिर उठाते हुए आराध्या ने कहा, आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मैं आपकी बात पर भरोसा करूंगी? आपके वह अजीब टोपी वाला लड़का होने का कोई चांस नहीं है। हालांकि मैंने उसका चेहरा कभी नहीं देखा था, मुझे यकीन है कि वह बहुत बदसूरत होगा। और जरा अपनी तरफ देखो, मेरा हस्बैंड बहुत हैंडसम है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आप अजीब टोपी वाला लड़का हो ही नहीं सकते। रुद्राक्ष एक्सप्रेशनलेस 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 एक्सप्रेशनलेस। और इसके अलावा वह अजीब टोपी वाला लड़का अजीब था और आप बिल्कुल भी अजीब नहीं हो, आराध्या ने कहा। रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा, वह केवल आह भर सकता था। उसे अपने कॉलेज में अपना हैंडसम चेहरा रिवील न करने का रिग्रेट था। आराध्या ने सोचा कि वह कॉलेज में बदसूरत था। अपनी आइडेंटिटी को लो प्रोफाइल रखने के लिए रुद्राक्ष ने खुद को अंदर से शाप दिया था।
जब उसने महसूस किया कि आराध्या इस बार सो चुकी है तो उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्राक्ष और आराध्या के रोमांटिक माहौल से दूर शर्मा मैंशन में चीजें अलग थीं। मोहित कमरे में इधर उधर टहल रहा था, जबकि जानवी बेड पर बैठी रो रही थी। आई एम सॉरी मोहित, मुझे लगा कि मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूं, जानवी ने सिसकते हुए कहा। दूसरी ओर मोहित गुस्से में आग बबूला हो रहा था। आज जब उसने कुछ फाइल्स ढूंढने के लिए जानवी का वार्डरोब खोला तो उसे वहां पर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मिली। जब उसने उन पिल्स के बारे में जानवी से पूछा तो उसने उसे बताया कि वह उन पिल्स को बहुत लंबे टाइम से ले रही थी क्योंकि वह अभी भी एक मॉडल बनना चाहती थी और अब एक बच्चे को जन्म देने से उसके करियर को नुकसान होगा। तुम्हें कम से कम मुझसे इस बारे में डिस्कस करना चाहिए था, मोहित ने गुस्से में कहा। जानवी ने रोते हुए कहा, मुझे पता है एंड उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे पता है कि मैं गलत थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम जानते हो कि मैं एक मॉडल बनना चाहती हूँ। क्या ये जरूरी है? तुम एक मॉडल क्यों बनना चाहती हो? क्या मैं तुम्हें स्पेंड करने के लिए पैसे नहीं देता? मोहित ने पूछा। ये पैसे के बारे में नहीं है, जानवी ने कहा। मोहित ने टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए कहा, फिर क्यों? क्या तुम ये चाहती हो कि दूसरे आदमी तुम्हें हाफ नेकेड क्लॉथ में देखे? क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूं? मोहित, तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो? जानवी चिल्लाए। अपनी बहन को देखो, वह भी एक मॉडल बनना चाहती थी। अपने शरीर और अपने ब्यूटी के साथ वो एक इंटरनेशनल मॉडल सकती थी, लेकिन उसने अपने फैमिली की खातिर सब कुछ छोड़ दिया। उसने अपना करियर सेक्रीफाइस कर दिया क्योंकि तुम एक मॉडल बनना चाहती थी। तो क्या तुम उसके जैसे नहीं हो सकते? क्या तुम भी अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करके हमारे फैमिली पर फोकस नहीं कर सकती? क्या वह कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना जरूरी है? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं एक बच्चा चाहता था, लेकिन तुमने कभी भी मेरी फीलिंग का रिस्पेक्ट नहीं किया। लुक एट योर सिस्टर, वह इस कंट्री के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन की वाइफ है। ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं हो सकता है? एक मॉडल बनना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वह चाहे तो 1 मिनट में ऐसा कर सकती हो, लेकिन उसने अपना करियर सेक्रीफाइस करके अपनी फैमिली को चुना। जानवी ने रोते हुए पूछा, क्या तुम मुझे आराध्या दीदी से कंपेयर कर रहे हो? मोहित ने हंसते हुए कहा, इसमें कंपेयर करने के जैसा क्या है? आराध्या हर मामले में तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर है, लेकिन तब मैं अंधा था, इसीलिए मैंने इन सब चीजों को नोटिस नहीं किया। ये कहने के बाद मोहित रोती हुई जानवी को छोड़कर बेडरूम से बाहर निकल गया। ये तीसरी बार था जब मोहित ने उसका कंपैरिजन आराध्या से की। जानवी आराध्या को मौत के घाट उतारना चाहता था। आराध्या के लिए उसकी नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। शर्मा हाउस से निकलने के बाद मोहित शर्मा एंटरप्राइज की ओर चल पड़ा। वह शर्मा एंटरप्राइज पहुंचने ही वाला था कि उसका फोन बज उठा। कॉलर आईडी देखकर मोहित के होश उड़ गए। आप क्या चाहते हैं मिस्टर विशाल? मोहित ने पूछा। मिस्टर शर्मा, मैंने एटलीस्ट आपसे एक गुड इवनिंग या हाय कहने की एक्सपेक्टेशन की थी, विशाल ने कहा। फिर कुछ देर रुककर उसने आगे कहा, वैसे भी मैं चाहता हूं कि तुम अब मेरे घर में आओ, मुझे तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करनी है। इतना कहने के बाद विशाल ने फोन काट दिया। मोहित ने अपने फोन को अपनी सीट पर पटक दिया। उससे विशाल का यू ऑर्डर देने से नफरत था। कार को टर्न करते हुए मोहित बेमन से विशाल के घर की ओर चला गया। विशाल का घर। 20 मिनट के बाद मोहित विशाल के विला पर पहुंचा। जब मोहित विला के अंदर आया तो उसने देखा विशाल लिविंग एरिया में उसका इंतजार कर रहा था। मिस्टर शर्मा, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, आपको आने में इतना टाइम क्यों लगा? विशाल ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। विशाल के बगल में सोफे पर बैठे हुए मोहित ने पूछा, बस मुझे ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं? विशाल ने हंसते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए कुछ करो। मूवी ने कुछ सोचते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। विशाल के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखते हुए मोहित को यकीन था कि वह एक अच्छा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था। क्या? मोहित ने पूछा। मैं चाहता हूं कि तुम आराध्या सिंघानिया से कांटेक्ट करो, विशाल ने कहा। उसकी बात सुनकर मोहित ने हंसते हुए पूछा, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम कल उससे मिलो, विशाल ने कहा। और आपको क्या लगा कि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद वो मुझसे मिलने के लिए रेडी हो जाएगी? मोहित ने पूछा। विशाल मुस्कुराया और कहा, लव मिस्टर शर्मा, लव। आपने जो कुछ भी किया वह बहुत हार्टलेस था, लेकिन प्यार एक ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान को सीधे सोचने की परमिशन नहीं देती है। और यही प्यार आराध्या सिंघानिया को आपसे मिलने और आने के लिए मजबूर करेगा। विशाल लॉजिक सुनकर मोहित हैरान रह गया। क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते? तुम कल आराध्या सिंघानिया को एक मीटिंग के लिए बुलाने की कोशिश करो और मुझे यकीन है कि वह इससे रिजेक्ट नहीं करेगी।
विशाल ने कहा, और मुझे उसे बुलाने के लिए किस रीजन का यूज करना चाहिए? मोहित ने पूछा, अपने गाल में अपनी उंगली थपथपाते हुए। विशाल ने पूछा, मेरा मानना है कि मिस्टर शर्मा के पास अभी भी वह गिफ्ट है जो आराध्या सिंघानिया ने आपको दिया था जब आप दोनों डेटिंग कर रहे थे। मोहित ने सिर हिलाया। हाँ, उसके पास अभी भी हर वो गिफ्ट थी जो आराध्या ने उसे दिया था। उसने उसे संभाल कर रखा था। आह, वेरी गुड। उसे बुलाओ और उससे कहो कि तुम वह सब कुछ वापस करना चाहते हो जो उसने तुम्हें दिया है, विशाल ने कहा। मोहित ने भौहें चढ़ा दी और बोला, ये बहुत ज्यादा स्टूपिड आइडिया है। ये काम नहीं करेगा। विशाल मुस्कुराया और कहा, क्या आप मेरे प्लान के बारे में वरीड है या फिर अपने प्रेशियस गिफ्ट को खोने के बारे में? ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं एक मैरिड पर्सन हूं, मेरी एक वाइफ है और मैं उससे प्यार करता हूं, मोहित ने कहा। उसकी बात सुनकर विशाल ने हंसते हुए कहा, हाँ, आप जरूर अपनी वाइफ से प्यार करते हैं। थोड़ी देर रुकते हुए विशाल ने आगे कहा, वैसे भी मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप किसे प्यार करते हैं या किसे नहीं। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप आराध्या सिंघानिया को एक कैफे में बुलाएं और उन्हें उनका गिफ्ट वापस दें। मैं ये भी चाहता हूं कि आप कुछ ऐसा करें जिससे आराध्या सिंघानिया और तुम्हारे कुछ इंटीमेट मोमेंट्स कैमरे पर रिकॉर्ड हो। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? क्या क्या आप ये चाहते हैं कि मैं पब्लिक में उसके साथ जबरदस्ती करूं? मोहित ने पूछा। विशाल ने हंसते हुए कहा, मुझे पता है कि आप ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन मिस्टर शर्मा आपको खुद को कंट्रोल करना होगा। डोंट फॉरगेट यू आर मैरिड मैन। मोहित ने आंखें मूंद ली और कहा, आपका प्लान फेल होने वाला है। मेरे प्लान को डिस्टर्ब मत करो, और इस प्लान के सक्सेस होने के चांस भी बहुत हाई हैं। विशाल ने कहा, क्या होगा अगर आराध्या ने रुद्राक्ष सिंघानिया को इस मीटिंग के बारे में बता दिया? मोहित ने पूछा। उसकी बात सुनकर विशाल ने हंसते हुए कहा, कौन सी वाइफ अपने हस्बैंड से कहेगी कि वह अपने मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? तुम उसके एक्स बॉयफ्रेंड तो नहीं हो सकते। आह, वुड बी एक्स हस्बैंड कैसे होगा? आई लव इट। क्या तुम्हें ये पसंद है? मुझे नहीं लगता कि मिसेज आराध्या सिंघानिया इतनी भी डाम है। क्या तुम्हें लगता है कि वह दोनों इस तरह का कोई बॉन्डर शेयर करते होंगे? वे सिर्फ दिखाने के लिए हस्बैंड वाइफ हैं। आप सोचिए, कुछ महीने पहले तक आराध्या सिंघानिया आपसे कितना प्यार करती थी। क्या आपको लगता है कि एक इंसान इतने कम टाइम में एक इंसान को भुलाकर दूसरे इंसान से प्यार हो सकता है? वह इम्पॉसिबल है। विशाल की बात सुनकर मोहित ने अपनी भौहें चढ़ा दी। विशाल के शब्दों ने किसी तरह उसका दिल गर्म कर दिया। विशाल मुस्कुराया और पूछा, तो तुम इसमें मेरे साथ हो? क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है? मोहित ने विशाल के घर से निकलने से पहले कहा। मोहित को जाते हुए देखकर विशाल मुस्कुराया। विशाल कुछ ट्रिक्स का यूज करके मोहित और आराध्या के कुछ इंटीमेट मोमेंट्स की फोटो क्लिक करके उन्हें रुद्राक्ष को सेंड करने के प्लान बना रहा था। उनका मेन मोटिव था रुद्राक्ष और आराध्या के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। विशाल को यकीन था कि उसका प्लान काम करेगा। उसे ये भी यकीन था कि आराध्या कभी भी रुद्राक्ष को कभी नहीं बताएगी कि वह मोहित से मिलने जा रही है। उसे यकीन था कि आराध्या छुपकर मोहित से मिलने जाएगी और उसके पास अपॉर्चुनिटी आ जाएगी उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की। उसे यह नहीं पता था कि वह रुद्राक्ष और आराध्या के रिश्ते को कम करके आंक रहा था। उनका रिश्ता उसने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। क्रमशः 74 मोहित का कॉल। आधी रात में आराध्या रुद्राक्ष को हिलाकर जगाने की कोशिश करने लगी। रुद्राक्ष ने धीरे से अपनी आंखें खोली और आराध्या को अपने चेहरे पर थपथपाए हुए सीधे बैठे देखा। क्या हुआ आराध्या? रुद्राक्ष ने पूछा। मैं, इससे पहले कि आराध्या कुछ कह पाती रुद्राक्ष ने घबराते हुए कहा, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? क्या तुम हॉस्पिटल जाना चाहती हो? क्या मैं बहुत ज्यादा रफ? हाँ, तुम मुझे बताओ क्या हुआ? आराध्या ने अपना पेट दबाया और कहा, मुझे भूख लग रही है। क्या? रुद्राक्ष ने पूछा। आराध्या ने अपने होठों को गोल किया और कहा, मुझे भूख लग रही है। हमने आज रात का खाना नहीं खाया, याद है? रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या यह एक डेट नहीं था? तो तुमने बिना किसी डिनर के डेट ऑर्गेनाइज किया? इसका मतलब है कि तुमने इस डेट को इसलिए ऑर्गेनाइज किया क्योंकि तुम्हारा इरादा मेरा एडवांटेज लेना था। आराध्या ने अपनी आंखों को चौड़ी की और बोली, कैसा एडवांटेज? अपनी गर्दन पर एक हिक्की के निशान की ओर इशारा करते हुए रुद्राक्ष ने कहा, हाँ, क्लियर है, तुमने आज रात मेरा एडवांटेज लिया है। आराध्या का चेहरा लाल हो गया। वो कुछ कहने वाली थी लेकिन रुद्राक्ष ने अचानक उसे नीचे गिरा दिया। रुद्राक्ष, आप क्या कर रहे हो? आराध्या ने पूछा। रुद्राक्ष मुस्कुराए और कहा, तुम्हें पता है कि मैं क्या कर रहा हूं? उसके सीने पर मारते हुए आराध्या ने कहा, नहीं, अभी नहीं।
मुझे पहले कुछ खाना है। इसका मतलब है कि हम खाने के बाद भी कंटिन्यू रखेंगे? रुद्राक्ष ने पूछा। आराध्या ने उसके गालों पर थप्पड़ मारा और कहा, बेशर्म, आपको अपनी वाइफ के लिए खाने का अरेंज करना चाहिए था। मुझे भूख लगी है। आपने मेरी सारी एनर्जी खत्म कर दी है, अब आप मेरे लिए कुछ टेस्टी खाना लेकर आइए। आराध्या के होठों पर एक हल्के से किस करते हुए रुद्राक्ष बेड से नीचे उतर गया। तुम क्या खाना चाहती हो? रुद्राक्ष ने पूछा। कुछ भी, आराध्या ने कहा। रुद्राक्ष ने सिर हिलाया और कुछ डिनर ऑर्डर करने लगा। आराध्या ने सोचा कि वह पहले फ्रेश हो जाएगी, लेकिन जब उसने बेड से नीचे उतरने की कोशिश की तो उसे हर जगह दर्द महसूस हुआ। वापस बेड पर बैठकर आराध्या अपने कमर को रगड़ने लगी। क्या हुआ? रुद्राक्ष ने पूछा। आराध्या ने अपनी नजरों से उस पर खंजर से वार किया लेकिन कुछ नहीं कहा। रुद्राक्ष अटक गया और उसने कहा, हमने इसे सिर्फ एक बार किया है और तुम पहले से ही ऐसे हो। जब हम इसे लगातार 2 या 3 बार करेंगे तो क्या होगा? उस पर एक पिल्लो फेंकते हुए आराध्या ने कहा, परवर्त, तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रही थी? रुद्राक्ष ने पूछा। मैं बस फ्रेश होना चाहती थी, आराध्या ने कहा। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, अब फ्रेश होने का कोई मतलब नहीं है। बिना के बाद हम अपना दूसरा राउंड शुरू करने वाले हैं। उसके बाद हम एक साथ शावर ले लेंगे। किसने कहा कि हम ऐसा कर रहे हैं? और आपके साथ कौन नहाएगा? आराध्या ने पूछा। क्यों, तुम मेरे साथ नहाना नहीं चाहते? ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं देखा, रुद्राक्ष ने कहा। आप इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? आराध्या बोली। अच्छा, तो तुम्हें मेरे साथ नहाने में शर्म आ रही है, लेकिन तुम्हें इस बात से शर्म नहीं आ रही है कि तुम मेरे सामने ऐसे बैठे हो, रुद्राक्ष ने कहा। आराध्या ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी की और उसने जल्दी से ब्लैंकेट से खुद को खबर कर लिया और कहा, अपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? कौन सा हस्बैंड अपनी वाइफ को ये बात बताएगा? नहीं, मुझे लगता है कि तुम बिना कपड़ों के और भी खूबसूरत लगती हो, रुद्राक्ष ने कहा। आराध्या ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, तो आप मुझसे क्या चाहते हो? मैं जहां भी जाऊं बिना कपड़ों के जाऊं। उसकी ओर बढ़ते हुए रुद्राक्ष ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और कहा, सिर्फ मुझे ही तुम्हें इस तरह से देखने का हक है और दूसरे किसी इंसान को तुम्हारे करीब आने की भी परमिशन नहीं है। अपने हाथों को रुद्राक्ष के गर्दन के चारों ओर लपेटते हुए आराध्या ने कहा, क्या होगा अगर मैं किसी और के साथ भाग जाऊं? आराध्या की बात सुनकर रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने छोटे पैरों से मिसेज सिंघानिया कितनी देर तक भाग सकते हैं? मैं 1 मिनट में तुम्हें पकड़ लूंगा। मेरे पैर छोटे नहीं हैं, आराध्या ने कहा। उसके गाल पर किस करते हुए रुद्राक्ष ने कहा, बाथरोब पहन लो, डिनर आने वाला है। आराध्या ने सिर हिलाया। डॉट 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 जल्द ही खाना आ गया। खाने को टेबल पर रखकर रुद्राक्ष वॉशरूम के अंदर चले गए। मिस्टर हस्बैंड, जल्दी से बाहर आइए, मुझे भूख लगी है, आराध्या बोली। 1 मिनट डार्लिंग, रुद्राक्ष ने कहा। आराध्या उन दोनों के लिए खाना परोसने वाली थी, तभी उसका फोन बजा। रात के करीब 2 बजे थे। अपना फोन उठाते हुए आराध्या ने कॉलर आईडी देखी तो उसके होश उड़ गए। यह क्या है मिस्टर शर्मा? आराध्या ने कोल्ड वॉइस में कहा। आराध्या, तुम अभी भी जाग रहे हो, तुम्हें अभी सो जाना चाहिए, यह तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, मोहित ने कहा। डोंट टॉक अबाउट नॉनसेंस एंड कम टू द पॉइंट, आराध्या ने कहा। मोहित ने एक गहरी सांस ली और पूछा, क्या तुम कल फ्री हो? क्या हम मीट कर सकते हैं? आराध्या ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ? तुमने जो गिफ्ट्स मुझे दी थी वह सब मैं वापस करना चाहता हूँ। अब मैं और तुम, हम दोनों ही मैरिड हैं, इसलिए यह अच्छा होगा और हम सब कुछ खत्म कर देंगे, मोहित ने कहा। आराध्या हंसी और कहा, जिस मोमेंट पर मैंने रुद्राक्ष से शादी की उसी मोमेंट पर तुम्हारा और मेरे बीच सब कुछ खत्म हो गया था। तुम उन गिफ्ट के साथ जो करना चाहते हैं वह कर सकते हो, और अगर तुम्हें और कुछ नहीं कहना तो मैं फोन रखती हूँ। आराध्या, रुको, क्या हम कम से कम एक बार मिल सकते हैं? कुछ चीजें हैं जो मुझे तुम्हें बतानी है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मोहित ने कहा। कुछ देर सोचते हुए आराध्या ने कहा, मुझे एड्रेस और टाइम मैसेज कर देना। इतना कहने के बाद उसने फोन काट दिया। कौन था? रुद्राक्ष ने उसे बैक हग करते हुए पूछा। कोई नहीं, चलिए हम डिनर शुरू हैं, आराध्या ने कहा। डॉट 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 इस बीच शर्मा हाउस में मोहित का चेहरा चांद से भी ज्यादा शाइनी दिख रहा था। अचानक विशाल के शब्द उसे समझ में आने लगे। आराध्या अभी भी सिर्फ मुझसे प्यार करती है, मोहित ने खुद से बड़बड़ाया। रात के डिनर के बाद रुद्राक्ष ने फिर आराध्या को पकड़ लिया। मैंने अभी डिनर किया है, आराध्या ने शिकायत की।
इसलिए तो हमें थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि खाना डाइजेस्ट हो सके। रुद्राक्ष ने उसके लिप्स पर किस करने से पहले कहा। उसके मुलायम काले बालों पर हाथ फेरते हुए आराध्या ने उसे बाहर किस किया। आराध्या के लिप्स को छोड़कर अब रुद्राक्ष उसके नेक पर किस करना शुरू कर दिया। रुद्राक्ष मैं आपको कुछ बताना चाह। आराध्या अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही रुद्राक्ष ने वापस उसके लिप्स पर किस किया और वह दोनों वापस फिर से अपने प्यार की दुनिया में खो गए। अगली सुबह रुद्राक्ष की नींद खुली तो उसने देखा आराध्या अधखुली आंखों से उसे देख रही है। उसने आराध्या को अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर बाथरूम के अंदर चला गया। बाथटब भरकर उसने आराध्या को टब के अंदर रखा और एक टॉवल लाने के लिए बाहर भागा। टॉवल लेकर वह वापस अंदर जाने ही वाला था कि उसने आराध्या के फोन की नोटिफिकेशन की आवाज सुनी। उसने पहले तो इसे इग्नोर कर दिया, लेकिन जब फिर से वही आवाज आई तो उसने आराध्या का फोन चेक करने का डिसीजन लिया। फोन उठाते हुए जब रुद्राक्ष ने आईडी देखी तो उसका चेहरा डार्क हो गया। मसाज 1 रेड हुड कैफे शाम 5 बजे। मसाज 2 आई एम वेटिंग फॉर आवर मीटिंग। फोन पर रुद्राक्ष की पकड़ मजबूत हो गई। फिर कुछ सोचकर रुद्राक्ष फोन को बेड पर फेंककर वॉशरूम की तरफ दौड़ पड़ा। वॉशरूम के अंदर जब रुद्राक्ष अंदर आया तो वह दीवार की तरफ झुक गया और एक आह भरी। अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को देखते हुए जो अभी टब के अंदर आधी सो गई थी, रुद्राक्ष ने खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें ली। आराध्या के वापस मोहित के पास जाने के बारे में सोचकर रुद्राक्ष के दिल में दर्द हो रहा था। उसका दिल कह रहा था कि उसे अपनी वाइफ पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन उसका दिमाग इस बात पर एग्री नहीं कर रहा था। अपने ख्यालों को दूर करते हुए रुद्राक्ष आराध्या के साथ बाथटब में आ गया। रुद्राक्ष ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर लपेट लिया। मैं तुम्हें इस बार मुझे छोड़कर जाने की परमिशन नहीं दूंगा। मैं फिर से मोहित को परमिशन नहीं दूंगा कि वह तुम्हें मेरे पास ले जाए। अब तुम मेरे हो और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अगर तुम मुझे छोड़ना भी चाहो तो भी मैं तुम्हें मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने दूंगा। रुद्राक्ष बड़बड़ाया। रुद्राक्ष से आराध्या की कमर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं तुम्हें कल कहीं भी जाने नहीं दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम उस आदमी से कल नहीं मिलने वाले। नहाने के बाद रुद्राक्ष में आराध्या को वापस बेडरूम में ले आया और उसे बेड पर लिटा दिया क्योंकि आराध्या अभी भी सोई हुई थी। फिर उसने अपनी जेब से फोन निकालकर रजत को कॉल किया। यस सर, रजत ने कहा। आज और कल के लिए मेरा शेड्यूल क्लियर कर दो। रुद्राक्ष ने कहा। ओके बॉस। कुछ और? रजत ने कहा। अपनी लेडी बॉस के लिए कुछ कपड़े भेजो, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगा। रुद्राक्ष ने कहा। क्या आपको किसी कपड़े की जरूरत नहीं है बॉस? रजत ने पूछा। भेज दो, रुद्राक्ष ने कॉल कट करने से पहले कहा। फिर उसने बेड से एक पिल्लो ने उसे सोफे पर रख दिया। जब तक आराध्या जागी तब तक लगभग दोपहर हो चुकी थी। धीरे धीरे बेड से उठकर आराध्या ने देखा कि रुद्राक्ष सोफे पर सो रहा है। खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए आराध्या ने अपना फोन उठाया और वैशाली को फोन किया। वैशाली, क्या तुम जाग रहे हो? आराध्या ने पूछा। लगभग दोपहर हो चुकी है आराध्या। तो मुझे बताओ कि यह कैसा था? क्या तुम लोगों ने कल रात एंजॉय की थी? वैशाली ने एक्साइटमेंट से पूछा। आराध्या ने हंसते हुए कहा, हाँ, हमने कल रात एंजॉय की थी। तुम्हें मुझे सब कुछ बाद में डिटेल में बताना होगा, वैशाली ने कहा। आराध्या हंसी और कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बताओ, वैशाली ने कहा। आराध्या ने आह भरी और कहा, मोहित ने मुझे फोन किया और मुझसे कहा कि वह मुझसे मिलना चाहता है। क्या उस कमीने को अब क्या चाहिए? मैं तुम्हें बता रही हूँ, उसे सबक सिखाने की जरूरत है। वैशाली चिल्लाए। शांत हो जाओ वैशाली, आराध्या ने कहा। तुम उससे मिलने नहीं जा रहे हो है ना? वैशाली ने पूछा। मैं सोच रही हूँ उससे एक बार मिलना चाहिए, आराध्या ने कहा। क्या तुम पागल हो गई हो आराध्या? वैशाली चिल्लाए। मैं हमेशा के लिए उसके साथ सब कुछ खत्म करना चाहती हूँ। यह आखिरी बार है जब मैं उससे मिलूंगी। अब मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है और मैं नहीं चाहती कि वह मेरे और रुद्राक्ष के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे। इसलिए मैं आज उसके साथ सब कुछ क्लियर करने जा रही हूँ, आराध्या ने कहा। क्या मिस्टर सिंघानिया को इस बारे में पता है? वैशाली ने पूछा। नहीं, उन्हें नहीं पता है, लेकिन मैं उससे बता दूंगी। मैं उससे कुछ भी छिपाना नहीं चाहती। मैं उन्हें कल ही इस बारे में बताना चाहती थी, लेकिन मैं उनका मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने नहीं बताया, आराध्या ने कहा। जाने से पहले तुम्हें उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए और तुम मुझे ये मैसेज कर देना कि उसने तुम्हें कहाँ पर मिलने बुलाया है। मुझे उस कमीने पर भरोसा नहीं है।
कौन जानता है कि वह क्या करने की प्लान बना रहा है। वैशाली ने कहा, उसने मुझे अभी एड्रेस नहीं भेजा है। उसके के भेजने के बाद मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी। आराध्या ने कॉल कट करने से पहले कहा। सोफे की ओर चलते हुए आराध्या ने रुद्राक्ष की बाहों में अपनी बाहें डाल दी और वहां पर सोने की कोशिश की। क्रमश 75 डोंट लीव मी। दोपहर के लगभग 2 बज रहे थे जब रुद्राक्ष की नींद खुली। आराध्या को अपने पास सोता हुआ देखकर रुद्राक्ष हैरान हो गया। आराध्या ने अपनी बाहों को उसकी कमर पर लपेट लिया था जैसे कि उसे डर था कि वह गिर जाएगी और उसने अपना चेहरा उसकी गर्दन पर भी दबा लिया था। उसकी सोने की पोजीशन से यह साफ पता चल रहा था कि उसने रुद्राक्ष के साथ खुद को छोटे से सोफे में जबरदस्ती फिट कर लिया था। रुद्राक्ष ने मुस्कुराया और उसके माथे को चूमा, लेकिन जब मोहित का ख्याल उसके दिमाग में आया तो उसकी मुस्कान जम गई। अपनी जेब से अपना फोन निकालते हुए रुद्राक्ष ने एक बार फिर रजत को फोन किया। हाँ बॉस, रजत ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम पूरे रेडवुड कैफे को 2 दिनों के लिए बुक कर लो। रुद्राक्ष ने कहा, ओके बॉस। कुछ और? रजत ने पूछा। कपड़े कहाँ हैं? रुद्राक्ष ने पूछा। हमारा एक आदमी पहले से ही रिजॉर्ट के बाहर कपड़े लेकर खड़ा है। रजत ने कहा, उसे अंदर आने के लिए कहो। रुद्राक्ष ने कॉल कट करने से पहले कहा। कॉल कट करने के बाद रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो देखते हैं अब आप क्या करेंगे मिस्टर शर्मा। कुछ मिनटों के बाद आराध्या भी जाग गई। रुद्राक्ष उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, आराध्या अब तुम उठ जाओ, लंच का टाइम हो गया है। रुद्राक्ष के सीने पर सर रखे हुए आराध्या ने कहा, ये सब आपकी गलती है। रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, हमें घर जाना है। उठो और तैयार हो जाओ। हम, आराध्या ने कहा। आराध्या, रुद्राक्ष ने कहा। हम, आराध्या ने कहा। आज कहीं जाना है तुम्हें? रुद्राक्ष ने पूछा। आराध्या ने अपना सिर ऊपर उठाते हुए पूछा, क्यों? क्या आप मुझे कहीं बाहर ले जाना चाहते हो? नहीं, मैं बस पूछ रहा था। रुद्राक्ष ने कहा। आराध्या ने सिर हिलाया और कहा, हाँ मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। रुद्राक्ष का दिल धड़क उठा और उसने कहा, किससे मिलने? आराध्या थोड़ी देर चुप रही और पूछा, क्या आप नाराज होंगे अगर मैं कहूं कि मैं आज रात मोहित से मिलने जा रही हूं? रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा। सोफे से उठकर उसने आराध्या को अपनी बाहों में उठा लिया और कहा, मैं ये कंफर्म करता हूं कि तुम आज रात उससे ना मिलो। रुद्राक्ष, आप ये क्या कर? इससे पहले कि आराध्या अपनी बात पूरी कर पाती, रुद्राक्ष ने उसे बेड पर फेंक दिया और फिर खुद उसके ऊपर आ गया। फिर उसने भूखे राक्षस की तरह उसके लिप्स पर किस करना शुरू कर दिया। वह उसकी पूरी बॉडी में किस और बाइट करने लगा। रुद्राक्ष स्टॉप! आराध्या चिल्लाए। वह जो कुछ भी कह रही थी, रुद्राक्ष उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा था। उसे दूर धकेलते हुए आराध्या चिल्लाई, मैंने कहा रुकिए। अपने होश में वापस आते हुए रुद्राक्ष ने अपनी फीलिंग को कंट्रोल किया और बेड से नीचे उतर गया। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आराध्या ने पूछा। कुछ नहीं, रुद्राक्ष ने कहा। आराध्या कुछ कहना चाहती थी लेकिन दरवाजे पर एक दस्तक ने उसे रोक दिया। तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। ये कहने के बाद रुद्राक्ष दरवाजे की तरफ जाने लगा। आराध्या को लगा रुद्राक्ष का बिहेवियर थोड़ा अजीब था। वह उसका पीछा करने के लिए बेड से नीचे उतरी लेकिन दर्द से कराह थी। न केवल उसकी पीठ बल्कि उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। वापस बेड पर बैठी आराध्या दर्द को कम करने के लिए अपनी कमर को रगड़ने लगी। रुद्र! आराध्या रुद्राक्ष को बुलाने ही वाली थी लेकिन अपने फोन की आवाज सुनकर वह रुक गई। फोन रिसीव करके उसने कोल्ड वॉइस में कहा, अब तुम क्या चाहते हो? मैंने पहले जो एड्रेस तुम्हें भेजा था वह चेंज कर दिया है, मोहित ने कहा। आराध्या ने मुंह फेर लिया और पूछा, कौन सा एड्रेस? मैंने कल रात तुम्हें एड्रेस मैसेज किया था, क्या तुमने इसे नहीं देखा? मोहित ने पूछा। ऑफ कोर्स मैंने नहीं देखा, आराध्या ने कहा, लेकिन मैंने तो भेज दिया था। वैसे भी अब मैं तुम्हें एक नया एड्रेस भेज रहा हूँ। पिछले वाले एड्रेस में पता नहीं पर किसी ने लगातार 2 दिनों तक पूरा कैफे बुक कर लिया। मोहित ने कहा, मुझे फिर से कॉल मत करना, बस मुझे वही एड्रेस भेज देना, आराध्या ने कॉल कट करने से पहले कहा। थोड़ी देर के लिए अपने फोन को घूरते हुए आराध्या अपने फोन में मोहित का मैसेज चेक करने लगी। उसने हैरानी में अपनी आंखें चौड़ी कर ली जब उसने देखा कि किसी ने उसका मैसेज पहले ही सीन कर लिया है। वह जानते हैं, आराध्या अपने आप में बड़बड़ाए। अपने सबॉर्डिनेट से कपड़े लेते हुए रुद्राक्ष ने कहा, रजत को मोहित कहाँ जा रहा है उसका इन्फॉर्मेशन निकालने को कहो। सबॉर्डिनेट ने सिर हिलाया और चला गया। रुद्राक्ष को लग रहा था कि मोहित कुछ प्लान कर रहा है। जब रुद्राक्ष अपने ख्यालों में बिजी था तभी किसी ने पीछे से उसे हक कर लिया। आप कुछ कहना चाहते हो?
आराध्या ने बहुत धीमी आवाज में कहा। बैग को हाथ में उठाते हुए रुद्राक्ष ने कहा, ये रहे तुम्हारे कपड़े। जल्दी तैयार हो जाओ, हमें घर जाना है। आराध्या ने आह भरी। उसके हाथ से बैग लेकर वो वॉशरूम में चली गई। रुद्राक्ष ने अपने सर पर मारा और कहा, बेवकूफ, उससे ठीक से बात करो। What's wrong with you? खुद के अजीब बिहेवियर पर उदास होकर रुद्राक्ष बेड पर बैठ गया। उसकी उदासी और बढ़ गई जब आराध्या का फोन फिर से बज उठा। अपने चेहरे को पिल्लों से ढांकते हुए रुद्राक्ष ने खुद से बड़बड़ाया, ट्रस्ट योर वाइफ रुद्राक्ष। उस पर भरोसा करो। लेकिन जब दूसरी बार फोन की नोटिफिकेशन की आवाज आई तो रुद्राक्ष ने अपना पेशेंस खो दिया। फोन को अपने हाथ में लेते हुए जब रुद्राक्ष ने देखा कि एक ही नंबर से जो मैसेज आया था तो वह हैरान गया। मैसेज 1, होटल ब्लू मून, शाम 7 बजे। संदेश 2, होप टू सी यू द स्माइली फेस। मैसेज पढ़ने के बाद रुद्राक्ष मुस्कुराया और बोला, तो आप मेरी वाइफ को डिनर के लिए बाहर ले जाना चाहते हैं। अपना फोन अपनी जेब से निकालते हुए रुद्राक्ष ने फिर से रजत को कॉल किया। यस सर, रजत ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम पूरे ब्लू मून होटल को बुक करो और सिंघानिया इंडस्ट्रीज के सभी एम्प्लॉयज को आज रात डिनर के लिए वहां पर ले जाओ। रुद्राक्ष ने कहा। रजत ने हैरानी में अपनी आंखें चौड़ी कर ली और बोला, ओके बॉस। कुछ और? बस इतना ही, रुद्राक्ष ने कहा और कॉल कट कर दिया। फिर अपने फोन की तरफ देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो देखते हैं आप उसे आगे कहां ले जाते हैं। जब आराध्या वॉशरूम से बाहर आई तो उसने रुद्राक्ष से कहा, आप भी जाकर चेंज कर लीजिए। रुद्राक्ष ने बिना कुछ कहे बैग से अपने कपड़े उठाया और वॉशरूम की ओर दौड़ पड़ा। रुद्राक्ष के चले जाने के बाद आराध्या ने वह ड्रेस पहन लिया जो थोड़ी देर पहले उस सबॉर्डिनेट ने दिया था। ये शॉर्ट ब्लू वी नेक ड्रेस थी। ड्रेस पहनने के बाद आराध्या अपने बालों को सुखाने में बिजी थी, तभी उसका फोन फिर से बज उठा। यह क्या है? आराध्या ने फिर से अपने कोल्ड वॉइस में कहा। यह लगातार तीसरी बार था जब मोहित उसे कॉल कर रहा था। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन जिस रेस्टोरेंट में हम मिलने वाले थे वह भी बुक हो गया। मोहित ने कहा। कौन सा रेस्टोरेंट? आराध्या ने पूछा। क्या तुम्हें मेरा मैसेज नहीं मिला? वैसे भी चलो आज पार्क में मिलते हैं, ठीक है? मोहित ने कहा। चलो मिलते ही नहीं, आराध्या ने कहा। लेकिन तुमने पहले कहा था कि तुम मुझसे मिलोगे, मोहित ने कहा। मिस्टर शर्मा, आपने जो किया है उसके बाद आप अपने आप को लकी मान सकते हैं कि मैं अभी भी आपसे बात कर रही हूं, ठीक है? आराध्या ने कहा। मोहित ने आह भरी और कहा, कम ऑन आराध्या, ये सिर्फ एक नॉर्मल मीटिंग है, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे गिफ्ट लौटा दूंगा, उसके बाद तुम जा सकती हो। ओके, हम कल मिलेंगे, मैं तुम्हें एड्रेस और टाइम भेज दूंगी। इतना कहने के बाद उसने फोन काट दिया और मुस्कुरा दी। तभी रुद्राक्ष वॉशरूम से बाहर आए और उसमें आराध्या को अपने फोन को घूरते हुए और मुस्कुराते हुए देख लिया। रुद्राक्ष ने भौहें चढ़ा दी लेकिन कुछ भी नहीं कहा। रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए आराध्या ने कहा, तो आप मुझे मोहित से मिलने से रोकने के लिए पूरे कैफे और एक 5 स्टार रेस्टोरेंट को बुक कर सकते हैं, लेकिन आप मुझसे इस बारे में बात नहीं कर सकते। इंटरेस्टिंग। रुद्राक्ष ने अपना सिर नीचे किया और कुछ नहीं कहा। हम अब पार्क में मिलने वाले हैं, तो अब आप क्या करने वाले हैं? आराध्या ने पूछा। कोई जवाब नहीं। आराध्या ने आह भरी और दूसरी तरफ पलट गई। तभी 2 बड़े हाथों ने उसकी कमर से पकड़ लिया। नहीं, तुम नहीं जा सकते, रुद्राक्ष ने धीमी आवाज में कहा। थोड़ी देर के लिए रुकते हुए उसने आगे कहा, मैं उसे इस बार तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। नहीं नहीं, तुम मिंग नहीं जा सकते। अब तुम मेरी वाइफ हो, तुम मुझे किसी और आदमी के लिए नहीं छोड़ सकते। तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। प्लीज डोंट लीव मी। आप ये सब क्या बोल रहे हैं? कौन आपको छोड़ रहा है? आराध्या ने सोचा। फिर रुद्राक्ष का चेहरा सहलाते आराध्या ने कहा, मिस्टर हस्बैंड, किसने कहा कि मैं आपको छोड़ रही हूं? अपना सिर ऊपर उठाते हुए रुद्राक्ष ने पूछा, तो तुम नहीं जा रही हो? अपने गीले बाल, गुलाबी होंठ और धुंधली आंखों के साथ रुद्राक्ष एक ऐसे बच्चे की तरह लग रहा था जिसके साथ गलत हुआ हो। आराध्या ने अपनी हंसी को कंट्रोल के लिए अपना निचला होंठ काटा और कहा, कोई भी किसी को ठीक नहीं छोड़ रहा है। और मैं आपको क्यों छोड़ूंगी? क्या आपने ये सोचा था कि कल रात हमने जो किया उसके ठीक बाद मैं आपको छोड़ दूंगी? फिर तुम उससे क्यों मिल रही हो? रुद्राक्ष ने जेलस होते हुए पूछा। आराध्या मुस्कुराए और कहा, तो मेरे हस्बैंड को जलन हो रही है। क्या आपको पता भी है कि आपने सिर्फ अपने जलन के कारण कितना पैसा खर्च किया? कैफे बुक करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन पूरे 5 स्टार रेस्टोरेंट की बुकिंग करना कोई आसान काम नहीं था। हालांकि रुद्राक्ष जैसे के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी आराध्या को इतना पैसा वेस्ट करना अच्छा नहीं लग रहा था।
अपनी बाहों को अपनी गर्दन के चारों ओर लपेटते हुए आराध्या ने कहा, मेरी बात सुनिए रुद्राक्ष। हाँ, मोहित ने मुझे कल कॉल किया और मुझसे कहा कि वह मुझसे मिलना चाहता है, और हाँ, मैं सहमत हूँ क्योंकि मैं उसके साथ सब कुछ खत्म करना चाहती हूँ और आपके साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। और मैं नहीं चाहती कि मेरा अतीत हमारे बीच आए, इसलिए मैंने इसे हमेशा के लिए ये सब खत्म करने का फैसला किया। मैं कल ही आपको इसके बारे में बताना चाहती थी, लेकिन मैं आपका रोमांटिक मूड खराब नहीं करना चाहती थी। लेकिन इससे पहले मैं आपको सब कुछ बता दी, आपने मेरा मैसेज पढ़कर पूरे रेस्टोरेंट और कैफे की बुकिंग शुरू कर दी। थोड़ी देर रुकते हुए आराध्या ने कहा, और आपको क्या लगा कि मैं आपको छोड़ दूंगी? मैं ऐसा क्यों करूंगी? आप मेरे हस्बैंड और मैं आपसे प्यार करती हूँ, और मेरा आपको छोड़ने का कोई भी इरादा नहीं है, अंडरस्टैंड? रुद्राक्ष ने आराध्या की तरफ देखा और पूछा, तो तुम मुझे उस मोहित के लिए नहीं छोड़ रहे हो ना? आराध्या हंसी और कहा, कभी नहीं। रुद्राक्ष ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और कहा, तुम्हें नहीं पता कि उस मैसेज को देखकर मैं कितना डर गया था। मैंने सोचा था कि तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे और उसके साथ भाग जाओगे। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे उस आदमी पर भरोसा नहीं है। फिर आपने मुझसे बात क्यों नहीं की? आराध्या ने पूछा। मैं डर गया था, रुद्राक्ष ने कहा। आराध्या ने आह भरी और कहा, कम्युनिकेशन एक रिश्ते के लिए बहुत जरूरी होता है। इसे हमेशा याद रखें। मैं आपको कभी भी ठीक नहीं छोड़ूंगी, और अगर मैं आपको छोड़ना भी चाहती हूं तो क्या आप मुझे जाने देंगे? रुद्राक्ष ने सिर हिलाया और कहा, कभी नहीं, मैं तुम्हें ढूंढकर वापस अपने पास ले आता। आराध्या हंसी और पूछा, तो फिर आप किस बात से डर रहे थे? उसे कसकर गले लगाते हुए रुद्राक्ष ने कहा, आई लव यू आराध्या। आई लव यू टू मिस्टर हस्बैंड। आराध्या ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। क्रमश 76 बोल्ड मदर इन लॉ। उसके बालों पर हाथ फेरते हुए रुद्राक्ष ने कहा, ठीक है, तुम जाकर उससे मिल सकती हो। आराध्या हंसी और कहा, मैं आज नहीं जा रही हूँ। पर क्यों? रुद्राक्ष ने पूछा। मैं कल जाऊंगी उससे मिलने, आराध्या ने कहा। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, तुम जाकर आज ही उससे मिलो और इसे खत्म करो। मैं नहीं चाहता कि वह आदमी मेरा कल भी बर्बाद करे। आराध्या ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपको यकीन है मिस्टर हस्बैंड? हाँ, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरे पास वापस आओगे, रुद्राक्ष ने कहा। आराध्या हंसी और कहा, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे कि मैं आपसे दूर भाग सकती हूँ। तुम उसे रेडवुड कैफे में बुला सकती हो। मुझे लगता है कि मैं उसके लिए एक टेबल छोड़ सकता हूँ, रुद्राक्ष ने कहा। आराध्या हंसी और कहा, मैं अभी उसे मैसेज कर देती हूँ। हाँ, जो भी हो तुम जल्दी करो, रुद्राक्ष ने कहा। बेड से अपना फोन उठाकर आराध्या मोहित को मैसेज भेजने वाली थी कि उसकी नज़र रुद्राक्ष की उदास चेहरे पर पड़ी। रुद्राक्ष को अपना फोन देते हुए उसने हंसते हुए कहा, यहाँ आप इसे मेरे लिए टाइप क्यों नहीं करते? आराध्या के हाथ से फोन को पकड़कर रुद्राक्ष ने जल्दी से कुछ टाइप किया और फोन को वापस बेड पर फेंक दिया। फिर कभी उससे बात मत करना, यह आखिरी बार है, रुद्राक्ष ने कहा। रुद्राक्ष का चेहरा सहलाते हुए आराध्या ने कहा, मिस्टर हस्बैंड, क्या आपको पता है कि आप जेलस होने पर और भी क्यूट लगते हैं? रुद्राक्ष ने उसे अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, चलो घर चलते हैं, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। शर्मा हाउस। मोहित अपनी फैमिली मेंबर के साथ लंच कर रहा था कि तभी उसके फोन पर आराध्या का मैसेज आया, रोजवुड कैफे, शाम 6 बजे। मोहित मैसेज पढ़कर मुस्कुराया। जानवी, जो उसके पास बैठी थी, उसने अपनी भौहें उठाईं और पूछा, मोहित, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? मोहित ने अपना गला साफ किया और कहा, ऐसा कुछ नहीं है, हम आज रात बाहर जा रहे हैं। तो तुम भी जानवी को रात के डिनर के लिए बाहर क्यों नहीं ले जाते? मोहित के पापा ने कहा, यह एक अच्छा आइडिया है, हमने बहुत टाइम से बाहर डिनर नहीं किया, जानवी ने एक्साइटमेंट से कहा। लेकिन मोहित ने अपना चॉपस्टिक नीचे रखते हुए कहा, आज रात मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मैं आज रात तुम्हें बाहर नहीं ले जा पाऊंगा। लेकिन तुम्हारी मीटिंग तो कभी भी रात को फिक्स नहीं होती है, जानवी ने कहा। अगर तुम चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकती हो। मेरा हो गया, ये कहकर मोहित डाइनिंग एरिया से निकल गया। मोहित की बात सुनकर जानवी ने चॉपस्टिक के चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसकी बातों का बुरा मत मानो बेटा, मोहित आजकल बहुत परेशान है, मोहित की मां ने कहा। जानवी ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। बेडरूम के अंदर मोहित एक बड़े सूटकेस से कुछ निकाल रहा था, तभी जानवी बेडरूम के अंदर आए।
सूटकेस में कुछ ग्रीटिंग्स कार्ड, सूखे गुलाब, कुछ बक्स और भी बहुत सारी चीजें भरी हुई थीं। सूटकेस से एक कार्ड उठाते हुए जाह्नवी ने पूछा, ये क्या है? उसके हाथों से कार्ड वापस छीनते हुए मोहित ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारे काम आ सके। क्या ये वो गिफ्ट्स हैं जो आराध्या दीदी ने तुम्हें तब दिए थे जब तुम दोनों डेटिंग कर रहे थे? जाह्नवी ने पूछा, लेकिन मोहित ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और एक कार्टन के अंदर सब कुछ भरने लगा। मोहित, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। जाह्नवी चिल्लाए। मोहित ने मुंह फेर लिया और कहा, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, इसलिए इससे दूर रहो। दिस इज माई बिजनेस, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तो यह मेरा बिजनेस कैसे नहीं है? जाह्नवी चिल्लाए। लेकिन मोहित ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। उसका हाथ पकड़ते हुए जाह्नवी ने कहा, टॉक टू मी मोहित। अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाते हुए मोहित ने कहा, क्या तुमने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने से पहले मुझसे बात की थी? क्या तुमने मुझसे एक बार भी पूछा था? उसकी बात सुनकर जाह्नवी खामोश हो गई। नहीं, तुमने नहीं पूछा। अगर तुम मेरे साथ बात किए बिना अपना डिसीजन ले सकते हो तो मैं भी वह कर सकता हूं, मोहित ने कहा। बॉक्स को अपने साथ लेकर मोहित उदास जाह्नवी को पीछे छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। सिंघानिया पैलेस। जब तक रुद्राक्ष और आराध्या सिंघानिया पैलेस पहुंचे तब तक लगभग शाम हो चुकी थी। अंदर जाने से पहले रुद्राक्ष ने आराध्या को अपनी बाहों में खींच लिया और कहा, क्यों ना हम किसी होटल या कहीं और जाएं और एक दूसरे के साथ कुछ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। उसके बाद सुनकर आराध्या ने हंसते हुए पूछा, क्या कल का क्वालिटी टाइम आपके लिए काफी नहीं था? अपनी उंगलियों से उसकी नाक पर टाप करते हुए रुद्राक्ष ने कहा, वह सिर्फ एक ट्रेलर था मिसेज सिंघानिया। हमें अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। आराध्या ने अपना हाथ हटाते हुए कहा, बेशर्म होना बंद कीजिए। हम कल रात घर नहीं लौटे। अगर हम आज भी नहीं लौटेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। चलो वापस अपने घर पर चलते हैं, रुद्राक्ष ने कहा। पैलेस के एंट्रेंस गेट की ओर इशारा करते हुए आराध्या ने कहा, ये हमारा घर है और मैं वापस नहीं जाना चाहती। मैं यहाँ बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। माँ, दादी, अंशिका, अक्षित सब यहाँ हैं। मुझे अकेला अच्छा नहीं लगता और यहाँ पर मेरी पूरी फैमिली है, तो मैं वहाँ पर क्यों जाऊँ? मैं नहीं जाऊँगी। रुद्राक्ष ने आह भरी और कहा, लेकिन अगर हम यहाँ रहेंगे तो मैं तुम्हारे साथ किचन या लिविंग एरिया या स्टडी रूम में रोमांस नहीं कर पाऊंगा। उसके सीने पर मारते हुए आराध्या ने कहा, बेशर्म, फिर से वापस जाने के बारे में मत सोचना। हम यही रहेंगे, ठीक है? अगर आज रात तुमने मुझे कुछ भी करने से नहीं रोका तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुम जो भी कहोगी मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगा, रुद्राक्ष ने कहा। बेशर्म, आराध्या ने कहा। उसके गाल पर एक किस करते हुए रुद्राक्ष ने कहा, ओनली फॉर यू बेबी। रुद्राक्ष का हाथ पकड़कर आराध्या ने उसे अंदर खींच लिया। सिंघानिया पैलेस के अंदर साक्षी जी और अंशिका लिविंग रूम में चाय की चुस्की ले रहे हैं, जबकि अक्षित हाथ में कुकी लिए उसके बगल में बैठा था। जब साक्षी जी की नजर रुद्राक्ष और आराध्या की तरफ गई तो वह मुस्कुराए और कहा, मैंने सोचा था कि तुम दोनों आज रात वापस नहीं आओगे। अपनी मां के हाथ में कुकी देकर अक्षित आराध्या और रुद्राक्ष की तरफ दौड़ा। अपने प्यारे नन्हे हाथों को फैलाते हुए अक्षित ने कहा, ब्यूटीफुल आंटी हग मी। अक्षित को उठाकर आराध्या मुस्कुराए और कहा, मिस्टर हैंडसम, आप तो मुझे पहले मामी कहकर बुलाते हैं, अब ये क्यों बुला रहे हो? मम्मा ने कहा, अक्षित मासूमियत से बोला। फिर आराध्या के गले में एक निशान की ओर इशारा करते हुए अक्षित ने कहा, ब्यूटीफुल आंटी को चोट लग गई। रुद्राक्ष ने 2 बार खांसते हुए कहा, नहीं अक्षित, आंटी को चोट नहीं आई। लेकिन अक्षित आराध्या की गोद से नीचे उतर गया। फिर आराध्या का हाथ पकड़कर साक्षी जी के पास ले गया और कहा, दादी, ब्यूटीफुल आंटी को चोट लग गई, जल्दी हमें दवा लगानी होगी। अक्षित को अपनी ओर खींचते हुए साक्षी जी ने हंसी और कहा, अरे नहीं, ये तुम्हारे अंकल ने की है, तो तुम्हारे अंकल को दवा लगाने दो, ठीक है मॉम, रुद्राक्ष ने कहा। यह सुनकर आराध्या शर्म से पानी पानी हो गई। उसने अपना सिर नीचे किया और कहा, मुझे ऊपर जाना चाहिए। भाभी, क्या आप कुछ खाना चाहती हो? अंशिका ने पूछा। साक्षी जी ने हंसते हुए कहा, आह अंशिका, बेशक वह भूखी है। क्या तुम्हें अपनी फर्स्ट नाइट के बाद भूख नहीं लगी थी? साक्षी जी के सब सुनकर अंशिका की सांसें लगभग रुक गई थी। वह जल्दी से उठी और कहा, मुझे लगता है कि मेरा फोन बज रहा है। ये कहने के बाद कि अंशिका और आराध्या दोनों अपने कमरे की ओर दौड़ पड़े। रुद्राक्ष ने अपनी मॉम के बोल्ड शब्दों पर आह भरी और अपनी वाइफ का पीछा करने ही वाला था कि साक्षी जी ने उसे यह कहते हुए रोक दिया, तो क्या मैं अब से 9 महीने बाद पोता पोती की उम्मीद कर सकती हूँ? रुद्राक्ष मुस्कुराया और कहा, क्या आप कुछ ज्यादा ही जल्दी में नहीं हैं? मुझे नहीं लगता आपको इतनी जल्दी एक पोता पोती मिलने वाला है।
साक्षी जी ने मुंह फेर लिया और पूछा, क्यों? मैंने अभी ही आराध्या अपना बनाया है, इसलिए मुझसे यह उम्मीद न करें कि मैं उसे किसी और के साथ शेयर करूंगा। रुद्राक्ष ने कहा, अगर तुमने मुझे जल्दी ही एक पोता या पोती नहीं दिया तो मैं भी तुम्हारे पापा के साथ मिस्टर मल्होत्रा के की तरह एक लंबी वेकेशन पर चली जाऊंगी। साक्षी जी ने रुद्राक्ष को घूरते हुए कहा। सीढ़ियां चढ़ते हुए रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, मुझे आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं आपके लिए टिकट बुक कर देता हूं। साक्षी जी ने अपने गाल थपथपाए और कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे इतनी आसानी से छुटकारा पा सकते हो रुद्र? मैं तुम्हें रोज एक ही बात कहती हूं, अपने छोटे भाई से कुछ सीखो। उसने मुझे पहले से ही इतना प्यारा पोता दिया है, तो आप समर्थ को ही आपको एक और पोता या पोती देने के लिए क्यों नहीं कहते? रुद्राक्ष ने कहा। साक्षी जी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। फिर अक्षित को गोद में उठाकर वह चली गई। रुद्राक्ष अपने मॉम का बिहेवियर देखकर मुस्कुराया और अपने कमरे की तरफ चला गया। क्रमशः 77 मिस्टर जेलस। जैसे ही रुद्राक्ष रूम के अंदर आया, एक उड़ते हुए पिल्लो से उसका वेलकम किया गया, लेकिन रुद्राक्ष ने किसी तरह इसे पकड़ लिया। तुम क्या? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक और पिल्लो उसके चेहरे पर आ गिरा। ये सब आपकी गलती है, आराध्या चिल्लाए। दोनों पिल्लों को हाथ में लेकर रुद्राक्ष ने उन्हें बेड पर रख दिया और कहा, इसमें मेरी क्या गलती है? आराध्या ने उसे घूरते हुए कहा, फिर किसकी गलती है? ओह, ये कितना एम्बैरेसिंग था। रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, तो इसमें मेरी क्या गलती है? इसे तो तुमने ही स्टार्ट किया था, तो तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं? अपने हाथों से अपना चेहरा ढांकते हुए आराध्या ने कहा, अब मैं मॉम का सामना कैसे करूंगी? उसे अपनी ओर खींचते हुए रुद्राक्ष ने कहा, मॉम ने कहा कि वह जल्द से जल्द एक पोता या पोती चाहती है, वरना वह भी सिद्धार्थ के मॉम डैड की तरह लॉन्ग वेकेशन पर चली जाएगी। कुछ देर रुकते हुए रुद्राक्ष ने कहा, आराध्या, हम मॉम और डैड को ऐसे जाने नहीं दे सकते। हमें कुछ करना होगा। लेकिन कैसे? आराध्या ने पूछा। रुद्राक्ष ने उसके सिर को थपथपाया और कहा, हमें उन्हें जल्दी से जल्दी एक पोता या पोती देना होगा, और इसके लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इससे पहले कि आराध्या कुछ कह पाती, रुद्राक्ष ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसकी गर्दन को किस शुरू कर दिया और कहा, चलो शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे वह आराध्या के लिप्स की तरफ बढ़ा और किस करने लगा कि तभी उसका फोन बज उठा। रुद्राक्ष ने अपना मुंह फेर लिया और उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन जब बहुत देर तक फोन बजना बंद नहीं हुआ, आराध्या ने उसे दूर धकेल दिया और कहा, उठा लीजिए, शायद कोई इंपॉर्टेंट बात हो। कॉल उठाते हुए रुद्राक्ष ने कहा, यह बेहतर होगा कि अगर कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। बॉस, इट्स रॉबी। फिर से रॉकी ने कहा। रुद्राक्ष ने अपनी भौहें उठाई और कहा, ठीक है, मैं अभी वहां पर आता हूं। ओके बॉस, रॉकी ने कहा। क्या तुमने सिद्धार्थ और सार्थक कॉल किया? रुद्राक्ष ने पूछा। हाँ बॉस, रॉकी ने कहा। कबीर को सिंघानिया पैलेस भेज दो, मैं चाहता हूं कि वह आपकी लेडी बॉस के साथ जाए। रुद्राक्ष ने कहा। ओके बॉस, रॉकी ने फोन काटने से पहले कहा। कॉल को कट करने के बाद रुद्राक्ष ने एक गहरी सांस ली। शुरू में वह आराध्या के साथ जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि उसके पास बहुत इंपॉर्टेंट काम था, तो रुद्राक्ष किसी ऐसे इंसान को आराध्या के साथ भेजना चाहता था जो उसके एब्सेंस में आराध्या को प्रोटेक्ट कर सके, और ऐसा सिर्फ कबीर ही कर सकता था। आराध्या ने उसे एक कपड़ों का सेट देते हुए कहा, जाने से पहले अपने कपड़े बदल लीजिए। उसके हाथ से कपड़े लेते हुए रुद्राक्ष ने कहा, हम रात में कंटिन्यू करेंगे। आराध्या रुद्राक्ष को घूरते हुए अपनी वार्डरोब की ओर चलने लगी, और अपने वार्डरोब से एक खूबसूरत ऑफ शोल्डर ड्रेस निकालकर वह वॉशरूम की तरफ चली गई। रुद्राक्ष ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, क्या तुम उस आदमी से मिलने जाने के लिए ये ड्रेस पहनने की सोच रहे हो? एक बार ड्रेस को देखते हुए आराध्या ने कहा, हाँ। रुद्राक्ष ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, तुम इस ड्रेस को नहीं पहन रही हो। उसके हाथ से ड्रेस छीनते हुए रुद्राक्ष ने कहा, इस खूबसूरत ड्रेस को हमारी डेट के लिए सेव कर लो, ठीक है? रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ चूज करता हूँ। कुछ देर उसके कपड़ों को घूरते हुए रुद्राक्ष ने एक ढीला टॉप और रिप्ड जीन्स निकाली और कहा, ये लो, इन्हें पहन लो। लोगों को उस इंसान के इंपॉर्टेंट के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने चाहिए जिससे वे मिल रहे हैं, और यह एकदम सही है। आराध्या हंसी और कहा, मिस्टर हस्बैंड, आप सच में जेलेसी के किंग हो। जाओ, जल्दी से चेंज कर लो, नहीं तो तुम्हें उससे मिलने में देर हो जाएगी, रुद्राक्ष ने कहा। आराध्या ने अपनी आंखें घुमाई और वॉशरूम के अंदर चली गई। ... जब तक वे दोनों तैयार हुए लगभग 5:30 बज चुके थे। नीचे चलते हुए रुद्राक्ष ने कहा, मैंने किसी को तुम्हारे साथ चलने के लिए कहा है। अगर कुछ होता है तो मुझे कॉल करना, ठीक है?
मैं किसी वार पर नहीं जा रही हूँ, ठीक है। ये सिर्फ एक नॉर्मल मीटिंग है जिसमें 10 से 15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आराध्या ने कहा। फिर भी मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता, रुद्राक्ष ने कहा। सिंघानिया पैलेस के बाहर जब रुद्राक्ष आराध्या बाहर आए तो उन्होंने देखा कबीर एक कस्टम मेड सूट पहने हुए था और वह जमीन पर बैठकर किसी छोटे बच्चे की तरह छोटे कंकड़ के साथ खेल रहा था। कबीर, तुम जमीन में क्यों बैठे हो? तुम्हारे कपड़े और गंदे होने वाले हैं, रुद्राक्ष ने कहा। रुद्राक्ष की आवाज सुनकर कबीर जल्दी से उठा और अपने कपड़े झाड़ने लगा। हेलो बॉस, कबीर ने रुद्राक्ष की तरफ जाते हुए कहा। रुद्राक्ष ने उसका सिर थपथपाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम आज अपनी लेडी बॉस के साथ जाओ। कबीर ने सिर हिलाया। फिर आराध्या की ओर मुड़ते हुए उसने अपना सिर नीचे किया और उसको ग्रीट किया और कहा, लेडी बॉस। आराध्या कबीर की तरफ देखकर मुस्कुराए और कहा, तुम्हारे सूट में अभी भी कुछ धूल है, यहाँ आओ, मैं इससे साफ कर देती हैं। अपने हाथों को फैलाते हुए आराध्या ने उसके कपड़े झाड़ना शुरू कर दिया और कहा, मुझे लेडी बॉस मत कहो, इसके बजाय तुम मुझे दीदी कर सकते हो। मेरा एक भाई है जो तुम्हारी उम्र का है। कबीर की आंखें चमक उठीं। वह खिलखिलाकर मुस्कुराया और बोला, क्या सच में? तो फिर उससे मेरी भी एक बहन है। उसके गालों को पिंच करते हुए आराध्या हंसी और कहा, हाँ, अब से तुम्हारे पास भी एक बहन है। ठीक है लेडी, मेरा मतलब है दी, अब चलते हैं, कबीर ने कहा। रुद्राक्ष के गाल पर किस करते हुए आराध्या ने कहा, बाय मिस्टर हस्बैंड। अपनी बहन का ख्याल रखना और कुछ भी अजीब होने पर मुझे कॉल करना। क्या तुम समझ गए? रुद्राक्ष ने कहा। कबीर ने सिर हिलाया और कहा, ओके बॉस। दी मेरे साथ सेफ है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष को बाय करते हुए आराध्या कार में बैठ गई। रुद्राक्ष वहां से जाने वाला था कि उसने देखा कभी अभी तक कार के अंदर नहीं गया था। क्या हुआ? रुद्राक्ष ने पूछा। अपना सिर नीचे करते हुए कबीर ने कहा, बॉस, क्या आप उस रॉबी को मेरी तरफ से एक मुक्का मार सकते हैं? रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, उसका ठीक से ख्याल रखना और मैं उसे 2 बार मुक्का मारूंगा। ये सुनकर कबीर ने एक्साइटमेंट में ताली बजाई और जल्दी से कार में बैठ गया। मल्होत्रा मैंशन। सिद्धार्थ जाने ही वाला था कि उसने अपनी बहन को उसके कमरे से बाहर आते देखा। उसकी ओर चलते हुए सिद्धार्थ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? एक फ्रेंड के साथ बाहर जाना है, कीर्ति ने कहा। क्या ये वही फ्रेंड है जिसके साथ तुम आजकल रोज ही बाहर जा रहे हो? सिद्धार्थ ने पूछा। कीर्ति ने अपने गाल थपथपाए और कहा, भाई प्लीज इतने सवाल मत कीजिए, मुझे जल्दी से बताओ कि वह फ्रेंड कौन है, नहीं तो मैं तुम्हारे कार्ड फ्रीज कर दूंगा। सिद्धार्थ ने धमकी दी। कीर्ति ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, डैड ने भी मुझे कभी इस तरह धमकी नहीं दी। ओह ऐसा है, लेकिन मैं डैड नहीं हूं इसलिए मैं तुम्हें धमकी दे सकता हूं, सिद्धांत ने कहा। कीर्ति ने अपने होंठ थपथपाए और कहा, अब आप पहले जैसे नहीं रहे, आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। सिद्धार्थ ने आह भरी। हाँ ये सच था, उसके मॉम डैड के चले जाने के बाद कीर्ति की जिम्मेदारी उसकी थी, इसलिए वह उसके लिए बहुत ज्यादा पजेसिव और प्रोटेक्टिव हो गया था। ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी लौट आओ, सिद्धार्थ ने कहा। अपने भाई के गाल पर किस करते हुए कि भी जल्दी से मेंशन से बाहर निकल गई। मल्होत्रा मेंशन के बाहर जब कीर्ति बाहर आई तो कुणाल उसी जगह उसका इंतजार कर रहा था जहां वह आमतौर पर करता था। कुणाल के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बाद वह दोनों एक साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे। कपूर इंडस्ट्रीज में अपना काम खत्म करने के बाद कुणाल कीर्ति को उसके घर से लेने आया करता था और वे या तो एक साथ मूवी देखते थे या साथ में डिनर करते थे। उनके बीच चीजें बहुत अच्छी चल रही थीं। जब कुणाल ने कीर्ति को अपनी ओर आते देखा तो वह जल्दी से अपनी कार से नीचे उतरा और उसे अपनी ओर खींच लिया। उसका हाथ पर किस करते हुए कुणाल ने कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। कीर्ति ने हंसते हुए कहा, तुम ऐसा रोज कहते हो। कीर्ति के बालों की एक लट उसके कानों के पीछे में करते हुए कुणाल ने कहा, तुम हर रोज खूबसूरत दिखती हो, इसमें मेरी गलती नहीं है। उसके चेस्ट पर मारते हुए कीर्ति ने शर्माते हुए कहा, मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद करो, मैं पहले से ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं, ठीक है? क्या कोई रूल है जो बताता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकता? कुणाल ने पूछा। कीर्ति ने हंसते हुए कहा, तो मिस्टर बॉयफ्रेंड तुम मुझे आज रात कहाँ ले जा रहे हो? तुम कहाँ जाना चाहती हो? कुणाल ने पूछा। कहीं भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कीर्ति ने कहा। कुणाल ने कुछ देर सोचा और कहा, चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें रात के डिनर के लिए बाहर ले जाऊंगा। कीर्ति मुस्कुराए और सिर हिलाया। इसी बीच लोगों से खचाखच भरे रोजरहुड कैफे के सामने एक लग्जरी कार रुकी।
पैसेंजर सीट से जल्दी से नीचे उतरते हुए कबीर ने आराध्या के लिए कार का दरवाजा खोला। कार से नीचे उतरते हुए आराध्या ने जब पूरे कैफे को लोगों से भरा हुआ देखा तो उसके होश उड़ गए। क्या रुद्राक्ष ने आज रात पूरा कैफे बुक नहीं किया था? आराध्या ने पूछा। कबीर ने सिर हिलाया और कहा, हाँ किया है। तो फिर ये लोग? आराध्या ने पूछा। कबीर ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब हमारे आदमी हैं। फिर एक सुनहरे बालों वाले आदमी की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, वह जॉन है। फिर एक दूसरे आदमी की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, वह काल है और वह। ठीक है, मैं समझ गई, आराध्या ने कहा। कैफे के अंदर घूमते हुए आराध्या बड़बड़ाई, मिस्टर सिंघानिया एंड हिज ट्रिक्स। आराध्या ये जानती थी कि रुद्राक्ष उसे कभी भी मोहित से अकेले नहीं मिलने देगा। जब उसने उससे कहा कि कबीर उसके साथ जाएगा तो आराध्या उसका इरादा समझते हुए तुरंत मान गई। लेकिन कौन जानता था कि मिस्टर जेलस सिर्फ कबीर को उसके साथ भेजने से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। रुद्राक्ष ने सच में कैजुअल वियर में अपने आदमियों को पूरे कैफे में भर दिया। अगर उन्हें बाहर से देखा जाए तो कोई नहीं मानता कि वह एक गैंगस्टर है। कैफे के अंदर जैसे ही आराध्या अंदर आई तो मोहित तो एक कोने के टेबल पर बैठा था। उसने अपना हाथ उठाया। उसे किसी भी तरह रिएक्शन दिए बिना आराध्या उसकी तरफ गई और कहा, मुझे बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो और जल्दी करो। उसके लिए कुर्सी खींचते हुए मोहित ने कहा, पहले बैठो। अपने लिए एक कुर्सी निकालते हुए आराध्या ने उसे इग्नोर कर दिया और कहा, मेरे पास मेरा हस्बैंड है जो मेरा वेट कर रहा है, तो प्लीज जल्दी करो। मोहित ने आह भरी। उसे एक कार्टून देते हुए उसने कहा, ये। इससे पहले कि आराध्या वह बॉक्स छू पाती, एक हाथ ने उसे पकड़ लिया। अपना सिर उठाते हुए जब मोहित ने अपने सामने एक लड़के को देखा तो उसने मुंह फेर लिया और पूछा, तुम कौन हो? कबीर ने आह भरी और कहा, सच ए क्लीन मैन। क्या? मोहित ने पूछा। कबीर मुस्कुराया क्योंकि मोहित उसे नहीं पहचानता था। कबीर को यकीन हो गया था कि मोहित का अंडरवर्ल्ड से कोई रिलेशन नहीं है, वरना कोई इंसान जो अंडरवर्ल्ड में शामिल है उसे पहचानने में कभी भी गलती नहीं करेगा। क्रमशः 78 तुम मुझसे प्यार करती हो। मेरी बड़ी बहन को छूने से पहले तुम्हें बॉस की परमिशन लेनी पड़ेगी, कबीर ने कहा। कबीर को देखकर मोहित ने मुंह फेर लिया और पूछा, तुम कौन हो? मैं वह हूं जो आपकी सभी हड्डियों को एक सेकंड में तोड़ सकता है, कबीर ने कहा। कबीर स्टॉप, आराध्या ने कहा। कबीर ने अपना सिर नीचे किया और कहा, लेकिन दी। ठीक है, तुम बाहर जाकर मेरा वेट कर सकते हो, आराध्या ने कहा। मोहित को घूरते हुए कबीर ने कहा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। आराध्या ने हंसते हुए कहा, मैं ठीक हूं। अगर कुछ होता है तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी, ठीक है? कबीर ने सिर हिलाया और चला गया। मोहित की ओर मुड़ते हुए आराध्या ने कहा, अगर इतना ही कहना है तो मैं जाने वाली हूं। आराध्या का हाथ पकड़ते हुए मोहित ने कहा, आराध्या वेट, हम थोड़ी देर बात करते हैं। उसके हाथों को थप्पड़ मारते आराध्या ने कहा, मिस्टर शर्मा, मेरा सजेशन है कि आप अपने हाथों को अपने पास ही रखें। कैफे के चारों ओर स्कैन करते हुए आराध्या ने रुद्राक्ष क्या आदमियों को मोहित को घूरते हुए देखा, जैसे कोई शेर अपने शिकार को देखता है। वह जानती थी कि अगर उसने कोई गलत कदम उठाया तो मोहित के जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वह उसकी परवाह करती थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि लोग मोहित को नुकसान पहुंचाने के लिए रुद्राक्ष को कोई ब्लेम करें। मैंने तब जो किया वह गलत था, मोहित ने कहा। आराध्या मुस्कुराए और पूछा, ओह, तो तुम गलत थे? मोहित ने सिर हिलाया और कहा, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर शर्मा का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे तुम्हारी माफी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? मोहित ने पूछा। मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया है। अगर तुम मुझे रिजेक्ट नहीं करते तो मैं कभी भी रुद्राक्ष से नहीं मिल पाती। इसलिए तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हारा थैंकफुल हूँ, आराध्या ने कहा। उसकी बातें सुनकर मोहित को अपने दिल में चुभन महसूस हुई। क्या वह तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता है? मोहित ने पूछा। आराध्या मुस्कुराए और कहा, हाँ। अपना हाथ मुट्ठी बनाते हुए मोहित ने पूछा, क्या तुम उसके साथ खुश हो? मैं अपने पूरे जिंदगी में इतना खुश कभी नहीं रही जो मुझे रुद्राक्ष के साथ रहकर मिलकर मिल रही है, आराध्या ने कहा। मोहित ने मुंह फेर लिया और पूछा, डू यू लव हिम? आराध्या मुस्कुराए और कहा, यस आई लव हिम। मोहित ने हंसते हुए कहा, तुम झूठ बोल रही हो। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो, तुम खुद से झूठ बोल रहे हो। याद रखना। आराध्या ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? मोहित मुस्कुराया और कहा, तुम उससे प्यार नहीं करते। तुम सिर्फ उससे प्यार करने की एक्टिंग कर रहे हो क्योंकि तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो।
तुम मुझे वापस पाना चाहते हो, इसलिए तुम सिर्फ मुझे दिखाना चाहते हो कि तुम मेरे बिना खुश हो। इसलिए तुम ये सब दिखावा कर रहे हो। मोहित ने कहा। आराध्या को समझ नहीं आ रहा था कि वह मोहित की बात सुनकर हंसे या रोए। क्या आपने अपना दिमाग घर पर छोड़ दिया है मिस्टर शर्मा? आराध्या ने पूछा। फिर हंसते हुए उसने कहा, और सबसे बड़ी बात, मैं रुद्राक्ष से प्यार करती हूँ या नहीं, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। आई रियली डोंट केयर वॉट यू थिंक। ऑल आई केयर अबाउट इज माई हस्बैंड एंड ही नो दैट आई लव हिम और नॉट। इसलिए मेरे मामले में अपनी टांग अड़ाना करना बंद करो। पास्ट में जो भी हुआ था वह सब भूल जाओ। अब हम दोनों ही मैरिड हैं और मैं अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम भी अपनी वाइफ से करते होगे। हमारे पास एक दूसरे से मिलने की कोई वजह नहीं है, इसलिए प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी। आराध्या ने कहा। तुम झूठ बोल रही हो, मोहित ने कहा। आराध्या ने आह भरी और कहा, पहली बात, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और मुझे डाउट है कि मैं पहले भी तुमसे प्यार करती थी। आने की मुझे लगता है वह सिर्फ अट्रैक्शन है, क्योंकि मैं रुद्राक्ष के साथ जो फील करती हूँ वह मैंने कभी भी तुम्हारे साथ फील नहीं किया। थोड़ी देर के लिए रुकते हुए आराध्या ने कहा, मैंने खुद को क्लियर कर दिया है, तो तुम अपनी इमेजिनरी की दुनिया से बाहर आ सकते हो। मोहित ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, क्या तुम सच में उससे प्यार करती हो? एक बार फिर अपना हाथ हटाते हुए आराध्या ने कहा, अपने हाथों को मुझसे दूर रखो मिस्टर शर्मा। उनके ठीक बगल में बैठा गोरा आदमी पहले ही अपना चाकू निकाल चुका था और मोहित की उंगलियां काटने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसके बगल में बैठे दूसरे आदमी ने उसे यह कहते हुए रोक दिया, लापरवाही मत करो। चलो बॉस को कॉल करते हैं और उसे इसके बारे में बताते हैं। साथ ही वहां एक आदमी तस्वीरें क्लिक कर रहा है। हमें बॉस को इन्फॉर्म करना होगा। गोरा आदमी सिर हिलाया। अपनी जेब से अपना फोन निकालकर उसने ली रुद्राक्ष का नंबर डायल किया। बॉस, बाहर एक आदमी है जो लेडी बॉस और उस आदमी की तस्वीरें खींच रहा है। हमें क्या करना चाहिए? क्या हम उसे मार डालेगी या फिर आपके पास ले आए? गोरा आदमी ने पूछा। रहने दो, तुम्हारी लेडी बॉस कैसी है? रुद्राक्ष ने पूछा। वह सेफ है, गोरे आदमी ने कहा। क्या वह आदमी कोई हरकत कर रहा है? रुद्राक्ष ने पूछा। वह पहले ही 2 बार लेडी बॉस को छू चुका है, गोरे आदमी ने अपना दांत पीसते हुए कहा। अगर उसने एक बार फिर उसे टच किया तो उसकी उंगलियां काट देना। रुद्राक्ष ने कॉल कट करने से पहले कहा। अपना हाथ वापस लेते हुए मोहित ने कहा, मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ और इसमें कोई शक नहीं है। और मैं उससे प्यार इसीलिए नहीं करती क्योंकि यह मुझे करना है। मैं उससे प्यार करती हूँ क्योंकि मैं उन्हें चाहती हूँ। आराध्या ने कहा। तुम उससे इसीलिए प्यार करती हो क्योंकि वह अमीर है, कैपेबल है और उसके पास बहुत पैसा है। लेकिन क्या होगा अगर उसके पास कुछ नहीं होगा? क्या तुम तब भी उससे प्यार करोगी? मोहित ने पूछा। आराध्या मुस्कुराए और कहा, जैसा कि तुमने खुद अभी कहा कि मेरा हस्बैंड एक कैपेबल इंसान है। वह आज जो कुछ भी है वह सब उनकी कड़ी मेहनत के कारण है। वह इतनी बड़ी कंपनी खुद चला रहे हैं। ये साबित करता है कि वह कितने कैपेबल हैं। अगर कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है तो पैसा आसानी से कमाया जा सकता है। और मेरा हस्बैंड कड़ी मेहनत करना जानते हैं। भले ही एक दिन उनके पास कुछ भी न बचा हो, मुझे यकीन है कि उन्हें अपनी मेहनत और दृढ़ता के कारण सब कुछ वापस मिल जाएगा। वह तुम्हारे जैसे नहीं है जिसको अपनी कंपनी के लिए दूसरी कंपनी पर डिपेंड रहना पड़ता है। मोहित उसकी बात सुनकर जम गया। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई हैं, इसलिए मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर आराध्या अपनी सीट से उठ गई। अपने बालों को एक बन में बांधते हुए उसने कार्टन उठाया और कहा, गुड बाय, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों के कभी ना मिले। इतना कहकर वह जाने के लिए मुड़ी। मोहित उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन जब उसने उसकी गर्दन पर उन निशानों को देखा तो वह ठिठक गया। वह जानता था कि वे क्या थे। अपने हाथों को मुट्ठी में बांधकर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की। वह पहले से ही एक ऐसे आदमी के साथ सोना शुरू कर चुकी थी जो अभी भी एक अजनबी था, जब उसने 3 साल तक डेटिंग करने के बाद भी उसे छूने की इजाजत नहीं दी। मोहित हंसा और उसकी गर्दन की ओर इशारा करते, क्या यही कारण है कि तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते? क्या वह बेड पर इतना अच्छा है? आराध्या ने अपनी भौहें उठाईं और सोचा, यह आदमी सच में बहुत डिस्गस्टिंग है। उस पर मुस्कुराते हुए आराध्या ने कहा, यस ही इज अमेजिंग इन बेड एंड उनका स्टेमिना भी बहुत अच्छा है। मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि वह एक ऐसा इंसान है जिसके साथ तुमने ये किया। तुम्हें एक बार मेरे साथ यह ट्राई करना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि तुम तब भी अपने हस्बैंड के बारे में ऐसा ही बोलती हो या नहीं। उद्धरण चिन्ह, मेरा हस्बैंड मेरे लिए काफी है।
उसका एक सिंपल टच भी मुझे पागल बना देता है और वो मुझे सेटिस्फाइड कर सकता है। इसलिए मैंने अपने एक्स को कॉल करके उसे अपने साथ सोने के लिए ऑफर नहीं किया। मुझे लगता है मेरी छोटी बहन तुम्हारे लिए काफी नहीं है। जब वह पैदा हुई थी तब वह बहुत हेल्थी नहीं थी और बहुत बीमार रहती थी। इसलिए मुझे लगता है उसका स्टेमिना उतना अच्छा नहीं है। तुम एक काम करो, उसे ग्रीन वेजिटेबल खिलाओ ताकि उसका स्टेमिना बढ़ सके, आराध्या ने कहा। ये कहने के बाद आराध्या वहां से चली गई। रुद्राक्ष के आदमियों ने आराध्या के अभी अभी कही गई हर बात सुनी थी। वे अपनी हंसी को कंट्रोल करने के लिए अपने होंठ काट रहे थे। लेडी बॉस इज अमेजिंग, गोरे आदमी ने कहा। हमें ये बॉस को बताना है। क्या तुमने इसे रिकॉर्ड किया है? दूसरे आदमी ने पूछा। हाँ मैंने किया, गोरे आदमी ने कहा। ... बाहर जैसे ही आराध्या कैफे से बाहर आई, उसने उसका कॉटन को डस्टबिन में फेंक दिया। के पास अब इन चीजों को रखने का कोई मतलब नहीं है। कबीर उसकी ओर दौड़ते हुए आया और पूछा, दी क्या आप ठीक हो? आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूं। कबीर ने सिर से पांव तक उसका स्कैन किया। ये कंफर्म करने के बाद कि सब कुछ ठीक है, उसने राहत की सांस ली। आराध्या ने कबीर की चपत लगाते हुए कहा, मैं ठीक हूं, ठीक है। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें एक आइसक्रीम खिलाती हूं। अंडरवर्ल्ड बेस के अंदर 3 हैंडसम नौजवान सोफे पर बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। मैंने तुमसे कहा था कि यह एक ट्रैप है, सिद्धार्थ ने कहा। सार्थक ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि विशाल दिन ब दिन और ज्यादा स्लाई होता जा रहा है? सिद्धार्थ ने सिर हिलाया, उसे अपने तौर तरीकों में सुधार करने की जरूरत है। ग्लास से एक सीप लेते हुए रुद्राक्ष ने कहा, उसने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। सिद्धार्थ ने आह भरी और कहा, हम क्या कर सकते हैं? उसे वह करने दो जो वह चाहता है, रुद्राक्ष ने कहा। सार्थक ने अपने होठों को गोल किया और पूछा, क्या हम उसे अपना जहर नहीं खिला रहे हैं? रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी नहीं। वह हमारे खिलाफ मोहित का इस्तेमाल कर रहा है। सिद्धार्थ हंसने लगा और कहा, मुझे लगता है कि वह सोच रहा है आराध्या अभी भी मोहित से प्यार करती है। रुद्राक्ष के कंधे को थपथपाते हुए सार्थक ने हंसते हुए कहा, मिस्टर जेलस हस्बैंड, कल जब आपको बहुत सारी फोटोज मिलेंगे तो ज्यादा गुस्सा मत होना। सिद्धार्थ ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, अगर उसे कुछ फोटोशॉप तस्वीरें भी मिले तो मुझे हैरानी नहीं होगी। सार्थक ने हंसते हुए पूछा, तो रुद्राक्ष तुम हमें ट्रीट कब दे रहे हो? रुद्राक्ष ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्यों, किस वजह से मुझे तुम्हें ट्रीट देना चाहिए? सार्थक ने हंसते हुए कहा, 26 साल के स्ट्रगल के बाद द ग्रेट रुद्राक्ष सिंघानिया ने आखिरकार कल रात अपनी वर्जिनिटी खो दिया। सिद्धार्थ में हैरानी में अपनी आंखें चौड़ी की और पूछा, क्या? ये कब हुआ? क्रमशः 79 ड्रग्स स्मगलिंग। सार्थक मुस्कुराया और कहा, कल रात को। लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता है? सिद्धार्थ ने पूछा। सार्थक ने हंसते हुए कहा, क्योंकि मैं वही हूं जिसने इनके लव मेकिंग सेशन को अप्रूवल दी थी। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, शट अप अनग्रेटफुल। अगर मैंने उसे अप्रूवल नहीं दिया होता तो कल जो हुआ था वह कभी नहीं होता, सार्थक ने कहा। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, कांग्रेचुलेशन ब्रो, अब तुम वर्जिन के लिस्ट बाहर हो गए हो। रुद्राक्ष का कंधा थपथपाते हुए सार्थक ने कहा, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड ब्रो। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तो सिद्धार्थ तुम कब हमारे साथ ज्वाइन करने का प्लानिंग कर रहे हो? सिद्धार्थ ने आह भरी और कहा, जल्द ही नहीं। सार्थक ने हंसते हुए कहा, बेचारा मिस्टर मल्होत्रा, इतनी जल्दी उसकी गर्लफ्रेंड उसे यह परमिशन नहीं देगी। तुम्हारे बारे में क्या सार्थक? तुमने लास्ट टाइम कब किसी लड़की को छुआ था? हमारे ग्रुप में अपनी वर्जिनिटी खोने वाले तुम पहले इंसान हो। लेकिन रुद्राक्ष ने कहा। रुद्राक्ष को रोकते हुए सार्थक ने कहा, चलो उस बारे में बात नहीं करते हैं। सिद्धार्थ ने आह भरी और कहा, तुम कब तक इस चीज को इग्नोर करने की सोच रहे हो? उस चीज को लगभग 7 साल हो गए हैं। सिद्धार्थ की बातों को अनसुना करते हुए सार्थक अपने ग्लास से वाइन की सीप लेने लगा। तारांकन दस्तक दस्तक, अंदर आओ, सार्थक ने कहा। एक भारी भरकम आदमी हाथ में बैग लिए कमरे में दाखिल हुआ। सर, यह कंसाइनमेंट है, आदमी ने कहा। इसे टेबल पर रखकर देखो क्या है, रुद्राक्ष ने कहा। भारी आदमी ने सिर हिलाया। बैग को टेबल पर रखकर उसने जिप खोली और बैग का सामान निकालने लगा। हो जाने के बाद वह मुड़ा और चला गया। बकवास, सार्थक ने कहा। खाली टेबल अब कोकीन के 40 पैकेट, मारिजुआना के 45 छोटे पैकेट और मॉर्फिन के लगभग 25 ट्यूबों से ढकी हुई थी। उन्होंने इसे फिर से शुरू किया, सिद्धार्थ ने पूछा। रुद्राक्ष ने सिर हिलाया और कहा, लग तो ऐसा ही रहा है।
सार्थक ने टेबल की तरफ देखते हुए कहा, इस कंसाइनमेंट की कीमत लाखों में है। आगे क्या? सिद्धार्थ ने पूछा। पहले उसे अंदर बुला लेते हैं, रुद्राक्ष ने कहा। कुछ देर बाद रॉकी एक आदमी के साथ कमरे में दाखिल हुआ। उस आदमी की नीली आंखें और हल्के भूरे बाल थे और चेहरे की एक बहुत ही अलग विशेषता थी। वह सोफे पर बैठे तीनों के इक्वली हैंडसम दिख रहा था। तुम लोगों ने सच में कर लिया वह, और अब तुम सब। उस आदमी ने टेबल की ओर इशारा करते हुए कहा। रॉकी, उससे बैठने के लिए एक कुर्सी दे दो, सार्थक ने कहा। थैंक्स सार्थक ब्रो, आदमी ने कहा। सार्थक ने आंखें मूंद ली और कहा, मैं तुम्हारा ब्रो नहीं हूं। फर्श पर घुटना टेककर उस आदमी ने कंसाइनमेंट को छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बहुत दिनों से इन खूबसूरत चीजों को नहीं। रॉबिन, बिहेव योरसेल्फ, रुद्राक्ष ने कहा। रॉबिन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और कहा, रुद्राक्ष ब्रो, यह अच्छा नहीं है। तुमने मुझे पिछली बार ड्रग्स की तस्करी बंद करने की धमकी दी थी और अब तुम खुद बिजनेस कर रहे हो। रुद्राक्ष ब्रो, तुम मुझे बताओ। शट अप, रुद्राक्ष ने कहा। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, रॉबिन, पिछली बार जब हम तुम्हें यहाँ पर लाए थे तो हमने साफ साफ बताया था कि हमारे इलाके में तुम ड्रग्स की स्मगलिंग नहीं करोगे। रॉबिन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ मुझे याद है कि तुमने अपने बचपन के दोस्त के साथ कैसा बिहेव किया था। क्या बचपन का दोस्त? सार्थक फुसफुसाया। उठकर रॉबिन ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, क्या सार्थक दो ब्रो नहीं है, हम किंडरगार्टन के दोस्त हैं। सार्थक ने मुंह फेर लिया और कहा, हम दोस्त नहीं हैं। रॉबिन ने अपने होठों को गोल किया और कहा, अब यह मत कहो कि तुम्हें मेरा ये हैंडसम चेहरा अब तक याद नहीं आया। रुद्राक्ष ने टेबल पर अपना हाथ पटका और पूछा, तुमने फिर से ड्रग्स की स्मगलिंग क्यों शुरू कर दी? रॉबिन ने सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं रुद्राक्ष ब्रो, तुम इस तरह से इस हैंडसम लड़के पर इल्जाम नहीं लगा सकते हो। ये कंसाइनमेंट तुम्हारे एक आदमी के पास से जब्त कर ली गई है, सिद्धार्थ ने कहा। रॉबिन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और पूछा, मेरा आदमी? सार्थक ने सिर हिलाया और कहा, हाँ। रॉबिन ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं इनोसेंट हूं, कोई मेरे हैंडसम इमेज को खराब कर रहा है। रॉबिन के सर पर मारते हुए रुद्राक्ष ने कहा, तुम हमसे झूठ बोलने का अंजाम अच्छी तरह से जानते हो। आउच, इट हर्ट्स, रॉबिन ने कहा। सिद्धार्थ रॉबिन के पास गया और उसे पिंच किया। आउच, तुम लोग रुको, रॉबिन दर्द से कराह उठा। सार्थक मुस्कुराया और कहा, हमें सच बताओ और हम तुम्हें जाने देंगे। रॉबिन ने मुंह फेर लिया और कहा, क्या सच बताओ? मैंने सच में ड्रग्स की स्मगलिंग बंद कर दी है, मैं अब उस बिजनेस का हिस्सा नहीं हूं। सार्थक का कंधा पकड़ते हुए रॉबिन ने कहा, क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? उसे दूर धकेलते हुए सार्थक ने कहा, मैं एक डॉक्टर हूं, कोई सच झूठ पकड़ने वाला नहीं। रॉबिन ने अपने गाल थपथपाए और कहा, तुम सब मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? तुम सब अपने बचपन के दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे बचपन में तुम्हारे साथ खेलना भी याद नहीं है, सिद्धार्थ ने कहा। सार्थक ने हंसते हुए कहा, और मुझे ये भी याद नहीं है कि मैंने कल लंच में क्या खाया था, और तुम मुझे किंडरगार्टन से किसी को याद करने की उम्मीद कर रहे हो। उन दोनों को नजरअंदाज करते हुए रॉबिन ने रुद्राक्ष की ओर मुड़ते हुए कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने ड्रग्स की स्मगलिंग बंद कर दी है। इस कंसाइनमेंट के लिए मुझे 2 दिन दें, मैं पता लगाऊंगा कि इसके पीछे कौन है। कुछ देर उसे घूरते हुए रुद्राक्ष ने कहा, 2 दिन? अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें कबीर को सौंप दूंगा। ये नाम सुनकर रॉबिन ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह अपनी रीढ़ से नीचे की ओर कपकपी महसूस कर सकता था। रॉबिन ने दोनों हाथ जोड़कर विनती की, नहीं उसे नहीं, प्लीज रुद्राक्ष ब्रो, तुम मुझे लात मार सकते हो, जितनी बार चाहे घुसा मार सकते हो, लेकिन उस पागल लड़के को मेरे पास मत आने दो। वह एक साइको है। रॉबिन भी ऐसे व्यक्ति थे जिनसे सभी डरते थे। वह भी अंडरवर्ल्ड का हिस्सा था, लेकिन उसके काम रुद्राक्ष की तरह साफ सुथरे नहीं थे। उसका नाम कई इनलीगल बिजनेस में था और ड्रग्स की स्मगलिंग उनमें से एक थी। पिछले साल जब रुद्राक्ष के लोगों ने लगभग करोड़ों रुपए के कंसाइनमेंट के साथ रॉबिन के गैंग को पकड़ा था, और साथ में रॉबिन को रुद्राक्ष ने पकड़ लिया था। रॉबिन के जब रुद्राक्ष के अंडरवर्ल्ड बेस में रहने के दौरान कबीर ने ही उसकी देखभाल की थी। रॉबिन के साथ रिलेशन को ध्यान में रखते हुए रुद्राक्ष ने उसे कबीर के पास रखने की चेतावनी दी। रुद्राक्ष के ऑर्डर को मानते हुए कबीर ने बस कभी कभी रॉबिन के बॉडी के स्किन को छील दिया। रॉबिन को 2 दिनों तक अपने पास रखकर रुद्राक्ष ने से चेतावनी देकर जाने दिया। उसने उसे यह कहते हुए चेतावनी दी कि अगर रॉबिन फिर कभी ड्रग्स की स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया तो कबीर उसे मौत के घाट उतार देगा।
तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि वह आज यहाँ नहीं है, सार्थक ने कहा। रॉबिन ने राहत की सांस ली और कहा, तुम्हें अपने पास एक ऐसे साइको को रखने की क्या जरूरत को है? उसने मुझे पिछली बार लगभग मार डाला था। उस इंसिडेंट के बाद 1 महीने तक मैं किसी लड़की के पास तक नहीं जा सका। सिद्धार्थ ने मुंह फेर लिया और पूछा, क्यों? कबीर ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया? रॉबिन ने आह भरते हुए कहा, ऐसी हालत में तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं किसी लड़की के सामने जाऊंगा? सार्थक ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, तुम्हारे इस क्रेन की बॉडी में इतना अच्छा क्या है? क्रेन की? वाह यार, लड़कियां इस बॉडी के लिए मरती हैं। ठीक है, रॉबिन ने कहा। बस 2 दिन, रुद्राक्ष ने कहा। रॉबिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। और अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं जाना चाहूंगा। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? क्या तुम्हें कोई ट्रेन पकड़ना है? सिद्धार्थ ने पूछा। रॉबिन मुस्कुराया और कहा, ओह, मैंने कल के लिए खुद को रेडी कर लिया है। कल एक खूबसूरत लड़की मेरे साथ बेड पर जा रही है। मुझे उस लड़की पर दया आती है, सार्थक ने कहा। रॉबिन ने हंसते हुए कहा, कल उसके पास अपना सबसे अच्छा टाइम होगा। रॉकी, इस वुमनाइजर को बाहर फेंक दो, सिद्धार्थ ने कहा। अरे, हम किसे वुमनाइजर कह रहे हो? मैं लड़कियों की तलाश में इधर उधर नहीं जाता, ठीक है? वो खुद मेरे पास आती हैं, रॉबिन ने कहा। और वे किस अच्छे रीजन से ऐसा करते हैं? सार्थक ने पूछा। रॉबिन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, उनके अपने रीजन हैं। जैसे कल आने वाली लड़की चाहती है कि मैं आज रात उसके पति का पता लगाऊं और उसे उसका ठिकाना बता दूं। सिद्धार्थ ने अपनी भौहें उठाईं और पूछा, और अगर तुम ऐसा करोगे तो वह तुम्हारे साथ सोने वाली है? रॉबिन ने हंसते हुए कहा, हाँ, औरतें बेवकूफ हैं। जैसे देखो, वह अपने हस्बैंड को क्यों ढूंढना चाहती है। जैसे कि इसको इमीडिएटली बाहर ले जाओ वरना मैं इसलिए अभी के अभी मार डालूंगा, रुद्राक्ष ने कहा। रॉबिन ने अपना गाल थपथपाया और कहा, सीरियसली ब्रो, जब भी हम मिलते हैं तो तुम मुझे हमेशा कोल्ड ट्रीटमेंट देते हो। मैं तो तुम्हारा बचपन का किंडरगार्टन दोस्त हूँ। सीरियसली रॉबी, तुम और कितनी बार यह एक ही बात बताने वाले हो? सार्थक ने कहा। रॉबिन, ये रॉबी नहीं रॉबिन है, रॉबिन ने कहा। कुछ देर रुकते हुए रॉबिन ने कहा, ठीक है भाई, ओके बाय। मुझे याद मत करना, ठीक है? उनकी ओर एक फ्लाइंग किस करते हुए रॉबिन रॉकी के साथ निकल गया। आइसक्रीम पार्लर। कबीर, तुम कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम खाना चाहते हो? आराध्या ने पूछा। अलग अलग फ्लेवर को देखते हुए कबीर ने पूछा, क्या उनके पास रेड कलर के फ्लेवर की कोई आइसक्रीम है? आराध्या ने मुंह फेर लिया और पूछा, रेड कलर क्यों? कबीर ने अपने हाथों को एक साथ करके ताली बजाए और कहा, दी, मुझे रेड कलर बहुत पसंद है। आराध्या हंसने लगी और कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए एक एक रेड वेलवेट आइसक्रीम और मेरे लिए चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम ऑर्डर करती हूँ। फिर तुम जाओ और ड्राइवर से पूछो कि उसे कौन सा फ्लेवर पसंद है। कबीर ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है दी। जब कबीर ने पार्लर से बाहर कदम रखा तो ड्राइवर बाहर खड़ा था। लेडी बॉस पूछ रही है कि आप कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम लेना चाहेंगे? ड्राइवर ने कुछ देर सोचा और कहा, वनीला ठीक रहेगा। मुझे वनीला पसंद नहीं है। कुछ और? कबीर ने कहा। ड्राइवर ने मुंह फेर लिया और कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें ये पसंद नहीं है? मैं वह हूं जो इसे खाएगा, इसलिए इसमें कुछ ऐसा है जो मुझे पसंद है। कबीर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कुछ कहने ही वाली थी कि उसने किसी की चीख सुनी। ड्राइवर और कबीर ने उस तरफ मुड़कर देखा तो कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। कबीर मुस्कुराते हुए कहा, तुम अंदर जाओ और लेडी बॉस को बाहर लाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? ड्राइवर ने पूछा। अपने शर्ट की आस्तीन को ऊपर चढ़ाते हुए कबीर ने कहा, कोई हैरानी नहीं कि आज मेरे हाथों में खुजली क्यों हो रही थी। ड्राइवर डर के मारे चुप हो गया। वह इस बात को अच्छे से जानता था कि कबीर असल में कैसा था। इस डर से कि वह कुछ ज्यादा ही कर विवाह, ड्राइवर ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। उसे घूरते हुए कबीर ने कहा, मुझे भी आने दो। ड्राइवर ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, तुम नहीं जा सकते। कबीर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए प्लीज इससे दूर रहो और मुझे जाने दो। क्रमश 80 न्यू कैरेक्टर। ड्राइवर ने गहरी सांस ली और कहा, लेडी बॉस अंदर है, उनके सामने कोई सीन क्रिएट मत करो। क्या हुआ? आराध्या ने बाहर आते हुए पूछा। ड्राइवर ने कबीर का हाथ छोड़ दिया और कहा, मैडम। आराध्या ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उन लड़कों की ओर इशारा करते हुए उसने पूछा, वहां क्या हो रहा है? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, दी, क्या मैं जाकर उस लड़की की मदद कर सकता हूं? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बस जाओ और उसकी मदद करो। आराध्या ने उसे आगे बढ़ाया।
ड्राइवर ने फिर से कबीर को रोकने की कोशिश की और कहा, मैडम अच्छा होगा अगर मैं जाकर उस लड़की की मदद कर दूं। अगर आप कबीर को भेज दे तो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरा कर पाता, कबीर ने उसका हाथ झटका दिया और भीड़ की ओर भागा। आराध्या ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, क्यों? क्या कबीर के साथ कुछ गड़बड़ है? मैडम आप उसे नहीं जानते। वह बहुत डेंजरस है। जब वह गुस्से में होता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। ड्राइवर ने कहा। डॉट 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 डॉट। इस बीच आइसक्रीम पार्लर से बहुत दूर नहीं, आराध्या की उम्र की एक खूबसूरत लड़की अपने हाथों में एक बैग पकड़कर खड़ी थी और उसके आसपास लगभग 11 लड़के उसे घेरे हुए खड़े थे। मुझे बैग दे दो, एक आदमी ने कहा। बैग को कसकर पकड़कर उस लड़की ने कहा, मेरे पास इस बैग के अंदर कुछ नहीं है। अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं इसे एटीएम से निकाल सकती हूँ, लेकिन मैं आपको ये बैग नहीं दे सकती। वह आदमी हंसा और बोला, तुम्हें क्या लगता है कि हम बेवकूफ हैं? दूसरे आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पैसे और बैग के बारे में भूल जाओ। जरा इसको देखो, मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ। लड़की ने उस आदमी के हाथ पर थप्पड़ मारते हुए कहा, मुझे छूने की हिम्मत मत करना। दूसरा आदमी मुस्कुराया। उस लड़की के ड्रेस के स्लीव को पकड़कर उस आदमी ने उसे बड़ी ताकत से नीचे खींच लिया। तारांकन काच। आह! अपनी फटी स्लीव को पकड़कर वह लड़की चिल्लाई। उसकी दूसरी स्लीव को पकड़कर वह आदमी उसके साथ भी ऐसा ही करने वाला था कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए रुक जाओ, एक कोल्ड वॉइस में किसी ने कहा। उस आदमी ने अपना हाथ उस लड़की से दूर किया और कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो और तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? क्या तुम इसे बचाकर महान बनना चाहते हो? तारांकन बैंग। इससे पहले कि आदमी अपनी बात पूरी कर पाता, वह बेहोशी की हालत में जमीन पर गिर गया। इतना कमजोर, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। कबीर ने अपना कोट उतारकर उस लड़की के कंधे पर रख दिया। फिर आराध्या और ड्राइवर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, आप जाकर मेरी दी के पास खड़े हो जाओ। लड़की ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से और आराध्या की ओर दौड़ी। आराध्या ने लड़की के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या तुम ठीक हो? वह लड़की मुस्कुराई और सिर हिलाया। ड्राइवर ने आराध्या के कंधे को थपथपाया और घबराई हुई आवाज में कहा, मैडम आपको कबीर को रोक देना चाहिए, नहीं तो वह उन्हें मारने वाला है। आराध्या ने भौहें चढ़ा दी और जब उसकी निगाह कबीर पर पड़ी तो उसने झटके से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वहां मौजूद सभी आदमी दर्द से कराह रहे थे और कबीर एक को बुरी तरह लात मार रहा था। कबीर स्टॉप! आराध्या चिल्लाए, लेकिन आराध्या की बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने उसे मारना जारी रखा। उसकी ओर दौड़ते हुए आराध्या ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, क्या तुम उन्हें मारने की प्लान बना रहे हो? मैंने कहा रुक जाओ। अचानक आवाज से चिढ़कर उसे रोकने के लिए कबीर ने अपना सिर घुमा लिया। आराध्या ने जब उसकी जलती हुई आंखों को देखा तो वह डर गई। अनायासी उसके कदम पीछे हट गए। दूसरी ओर जब कबीर ने अपनी बहन को अपने पीछे खड़ा देखा तो उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और फिर से पहले जैसा हो गया। जब आराध्या ने देखा कि उसकी आंखें धीरे धीरे फैलती जा रही हैं तो उसने उसके कंधे को थपथपाया और पूछा, क्या तुम ठीक हो? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दी, मैं ठीक हूँ। आओ चले और आइसक्रीम खाएं। जमीन में पड़े आधे मरे हुए आदमियों की ओर इशारा करते हुए आराध्या ने पूछा, लेकिन वे? कबीर ने हंसते हुए कहा, वे मरे नहीं हैं। मैंने अभी उनकी हड्डियां तोड़ी हैं। वे बच जाएंगे। आराध्या ने उनकी तरफ देखा और कहा, हमें उन्हें पुलिस को सौंप देना चाहिए। कबीर ने हंसते हुए कहा, दी उसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने अपना सबक सीख लिया है। आज से वे अपनी पत्नी को छूने से पहले भी 2 बार सोचेंगे। आराध्या ने कबीर का सिर थपथपाया और कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। कबीर ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, दी मैंने बहुत अच्छा काम किया है, तो क्या मुझे आइसक्रीम के 2 स्कूप मिल सकते हैं? आराध्या हंसी और कहा, मैं तुम्हें 3 स्कूप दूंगी, ठीक है? कबीर ने एक्साइटमेंट से एक साथ ताली बजाए और कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। वेट ए मिनट, आराध्या ने कहा। लड़की के पास जाकर आराध्या ने मुस्कुराए और कहा, हमारा ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। लड़की मुस्कुराए और बोली, थैंक्स फॉर हेल्प, लेकिन ये ठीक है, मैं एक कैब ले लूंगी। कोट उतारकर उसने उसे वापस कबीर को सौंप दिया और कहा, मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूल सकती। थैंक यू। आपको कोट पहनना चाहिए। आपकी ड्रेस, कबीर ने कहा। लड़की ने कुछ सोचकर एक बार फिर अपने चारों ओर कोट लपेटते हुए कहा, एक्चुअली मैं अभी कुछ घंटे पहले मैं मुंबई आई थी और मेरा सारा सामान एयरपोर्ट पर गुम हो गया। अरे तो तुम मुंबई में नए हो? आराध्या ने पूछा। लड़की मुस्कुराई और बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है। कुछ साल पहले मैं यहाँ रहती थी।
तुम्हारे पास पहनने के लिए भी कुछ भी नहीं है तो तुम अब क्या करोगी? आराध्या ने पूछा। लड़की ने कुछ देर सोचा और कहा, मुझे लगता है कि मुझे पहनने के लिए कुछ कपड़े खरीदने होंगे। अरे क्या तुम जानती हो कि मैं यहाँ अपने अमेरिकी डॉलर कहाँ एक्सचेंज कर सकती हूँ? ड्राइवर ने अपना गला साफ किया और कहा, यहाँ से 10 ब्लॉक दूर है। ये सुनकर लड़की ने कहा, ठीक है अब मुझे चलना चाहिए, मैं आप सबका एहसान कभी नहीं भूल सकती, थैंक यू सो मच। लड़की की तरफ देखकर आराध्या इतनी तो समझ गई कि वह कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं थी। उसने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथों में डायमंड ब्रेसलेट, गली में डायमंड नेकलेस और उसके कानों में 2 डायमंड ईयरिंग्स थी। आराध्या को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि यह लड़की बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे देखकर मुस्कुराते हुए आराध्या ने कहा, तुम मेरे साथ मेरे घर क्यों नहीं चलते? तुम मेरे कपड़े पहन सकती हो और बाद में होटल में चेक इन कर सकते हैं। लड़की मुस्कुराए और बोली, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती, मैं खुद ही मैनेज कर लूंगी। आराध्या ने लड़की के कंधे पर हाथ रखा और कहा, न तो तुम्हारे कपड़े ठीक है और ना ही टाइम, और ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, और इसके अलावा तुम्हारे पास अभी पैसे भी नहीं हैं। मेरा मतलब है कि तुम्हारे पास पैसे तो है लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तुम उन्हें एक्सचेंज कर पाओगी। इसमें सबसे अच्छा यही होगा कि तुम मेरे साथ चलो। क्या तुम्हें यकीन है? लड़की ने पूछा। आराध्या मुस्कुराए और उसे कार की ओर खींच लिया। मेरी आइसक्रीम, कबीर ने कहा। आराध्या ने अपनी जीभ बाहर निकाल दी और कहा, ओह मैं भूल गई थी। लड़की की ओर मुड़ते आराध्या ने कहा, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? लड़की ने हंसते हुए कहा, जरूर, में नाम अंबिका है। आराध्या मुस्कुराए और कहा, मेरा नाम आराध्या है। तो अंबिका, क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहती हो? अंबिका मुस्कुराए और बोली, हाँ जरूर। आराध्या ने सिर हिलाया और कहा, तुम दोनों यहीं रहो, ठीक है। कबीर और मैं सबके लिए आइसक्रीम लाएंगे। ड्राइवर की ओर मुड़ते हुए आराध्या ने पूछा, आपको कौन सा फ्लेवर चाहिए? इससे पहले कि ड्राइवर कुछ कह पाता, कबीर चिल्लाया, उसने कहा कि उसे भी मेरी तरह रेड कलर का आइसक्रीम चाहिए। ड्राइवर ने चौंक कर अपनी आंखें चौड़ी कर ली, मैंने ऐसा कब कहा? ठीक है, अब बात हो गई। दी, चलो चलते हैं। कबीर ने कहा। अंबिका, तुम कौन सा फ्लेवर लेना चाहती हो? आराध्या ने पूछा। अंबिका मुस्कुराए और बोली, ब्लूबेरी। ठीक है, थोड़ी देर रुको। आराध्या कबीर के साथ बाहर से जाते हुए बोली। डॉट 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 डॉट। पार्क। कुणाल और कीर्ति पार्क में हाथ डाले टहल रहे थे। चलो कुछ देर बैठते हैं, कुणाल ने कहा। कीर्ति ने सिर हिलाया। उसे एक बेंच की ओर खींचकर कुणाल ने अपना रुमाल निकाला और पहले बेंच को पोंछा। उसे ऐसा कहता देख कीर्ति ने हंसते हुए कहा, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। कुणाल मुस्कुराया और कहा, क्या? मैं नहीं चाहता कि मेरी गर्लफ्रेंड किसी गंदी चीज पर बैठे, ठीक है। देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है। अपने दोनों हाथों से कुणाल के गालों को खींचते हुए कीर्ति मुस्कुराए और कहा, हाँ हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड सबसे अच्छा है। कुणाल ने हंसते हुए कहा, और तुम दुनिया की सबसे अच्छी गर्लफ्रेंड हो। अपना हाथ उसकी बाह में लपेटते हुए कीर्ति ने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। कुणाल ने आह भरी और कहा, मैं कल एक बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहा हूँ। कीर्ति ने सिर उठाकर पूछा, कितने दिन के लिए? कीर्ति के बालों में हाथ डालते हुए कुणाल ने कहा, मैं इस बारे में कंफर्म नहीं हूँ। इसमें 1 वीक या 1 मंथ भी लग सकता है। कीर्ति ने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया, ठीक है। अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांकते हुए कुणाल ने कहा, मुझे पता है कि कीर्ति, हमें डेटिंग शुरू हुए अभी 1 महीना हुआ है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम अब मेरे जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो और मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। कुछ देर रुकते हुए कुणाल ने आगे कहा, जब मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ और तुम्हें अपनी वाइफ के रूप में देखता हूँ, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। तुम्हें वह सब कुछ देना चाहता हूँ जो तुम चाहते हो। मैं तुम्हें एक प्यारी सी फैमिली देना चाहता हूँ। कीर्ति के फोरहेड पर किस करते हुए कुणाल ने कहा, मैं हमारे लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मैं अपने पापा का इकलौता बेटा हूँ, इसलिए सारी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर है। मेरे डैड मुझे जल्द से जल्द हमारी कंपनी का सीईओ बनाना चाहते हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते हैं कि मैं पहले खुद को साबित करूं, जो सही है। मैं इतने महीनों से कड़ी मेहनत कर रहा हूं और आखिरकार मुझे खुद को साबित करने का सही मौका मिला है। अगर मैं इस डील को क्रैक कर लेता हूं तो कोई मेरी काबिलियत पर सवाल नहीं उठाएगा। मेरे डैड की भी उम्र हो रही है। मैं उनको अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वह एक पीसफुल लाइफ जिएं। उन्होंने मेरी बहनों और मेरे लिए सच में बहुत मेहनत की है।
मैं चाहता हूं कि वह अब अपने लाइफ को एंजॉय करे। जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठते हुए कुणाल ने कहा, मैं भी यह सब हमारे लिए कर रहा हूं। हमारे फ्यूचर के लिए। मैं तुम्हारे और अपनी फैमिली के लिए खुद को एक काबिल इंसान बनाना चाहता हूं। तो मिस कीर्ति, क्या आप मेरे वापस आने तक मेरा इंतजार करेगी? क्रमश।